बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने अपने नावल की 4th एपिसोड रीड करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चलते हैं एपिसोड की तरफ। तू खुश है? रात को मिशाल से दूध का ग्लास पकड़ा कर जाने लगी तो अल्तमश ने इससे पूछा। इसकी बात पर मिशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसने अपनी नज़रें झुका ली। अल्तमश, वजदान एक अच्छे इंसान है और हम इनके। मैंने पूछा तो खुश है मेरे रिज़ल्ट से? कुछ देर बाद मिशाल ने आहिस्ती से बोलना शुरू किया तो अल्तमश ने इसे टोक कर फिर संजीदगी से पूछा। मिशाल बेसख्त हंसी। सॉरी अल्तमश, हमें लगा आप कुछ और पूछ रहे हैं, इसने हंसते हुए जल्दी से कहा, जबकि अल्तमश का मूड वजदान का नाम सुनकर ही ख़राब हो गया था। हाँ, रिज़ल्ट देखकर तो हम जाहिर सी बात है खुश होंगे। आखिर को 3 साल तक फेल होने के बाद आपका यूँ A ग्रेड लाना, अल्तमश हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। मिशाल ने चहक कर कहा, मगर अल्तमश जैसे इसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो बस इसके लबों की मुस्कुराहट देख रहा था जो इसे बेहद हसीन लग रही थी। इस मुस्कुराहट पर अल्तमश ज़बान अपनी जान भी वार दे, बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। इसकी बात पर मिशाल के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब होगी। वो हैरत से अल्तमश को देखने लगी जिसकी नज़रें इसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। वो इससे पूछना चाहती थी इस बात का मतलब, मगर इसे अचानक अल्तमश की नज़रें बदली भी महसूस हुई। पहली बार वो अल्तमश की नज़रों से कन्फ्यूज़ हुई थी। वो बौखलाते हुए 2 कदम पीछे हटी। हम चलते हैं, वो जल्दी से बोलकर जाने लगी, मगर अल्तमश ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसने घबरा कर अल्तमश को देखा, पर इसकी पुरतपश नज़रों ने मिशाल का दिल धड़कने पर मजबूर कर दिया। बेसाख्ता इसकी पलकें झुकी, जबकि गाल ना चाहते हुए भी सुर्ख हो गए। अल्तमश मबहूत सा इसके सुर्ख चेहरे को देख रहा था। मासूमियत और हुस्न का मिला जुला जोड़ इसे मदहोश कर रहा था। कुछ देर रुक जा, इसके खंबीर लहजे पर मिशाल बौखला गई। इसने अल्तमश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर अल्तमश की गिरफ्त मजबूत थी। अल्तमश, रात काफ़ी हो गई है, हम कल बात कर लेंगे। कोशिश के बावजूद मिशाल का लहजा लड़खड़ा गया। जबकि इसकी आवाज़ पर अल्तमश ने होश में आते हुए झटके से इसका हाथ छोड़ा तो मिशाल बिना कुछ और कहे जल्दी से इसके रूम से निकल गई। मिशाल के जाने के बाद इसने मुँह पर हाथ फेरा। अपनी बेखुदी पर वो जी भर कर हैरान हुआ। क्या वो इस हद तक आगे निकल चुका था जहाँ से वापसी नामुमकिन थी? गिरने के अंदाज में बेड पर बैठा और अपने बाल हाथों में जकड़ लिए। मिशाल की शादी का सोच सोच कर इसका दिमाग फटता जा रहा था। वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? वो तो मिशाल का ध्यान खुद से किसी और की तरफ जाने पर भी गुस्सा हो जाता था, और अब तो वो खुद किसी और की हो जाएगी। इसकी आंखें सुर्ख हो गई। खुद को वो बहुत बेबस महसूस कर रहा था। आखिर किसको बताता कि वो अल्तमश ज़मान हैदर मिशाल इजाज़ से मोहब्बत कर बैठा है। वो लड़की इसके दिल की धड़कन बन चुकी है। वो मर जाएगा इसके बिना। आखिर कैसे बताता सबको? वो बेड पर लेटकर आंखें मौन के एक बार फिर मिशाल की सोचें इसके गिर्द घूमने लगी। पूरी रात वो इसे सोचे क्या। दूसरी तरफ मिशाल रूम में आकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। आखिर क्या सो गया था आज अल्तमश को? इसकी नज़रें किस कदर बदली हुई थी। मिशाल बेड पर बैठकर इसके बारे में सोच ही रही थी कि इसका फ़ोन रिंग करने लगा। वजदान की कॉल थी। इसे बेसाख्ता दोपहर वाला वाक़या याद आया। हेलो। कॉल रिसीव करके इसने झिझक कर कहा, मिशाल आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। वजदान की शर्मिंदगी से भरपूर आवाज़ सुनकर मिशाल खुद शर्मिंदा हो गई। वजदान, आप माफ़ी ना मांगी, गलती हमारी भी है, हमें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मगर हम क्या करें वजदान? आप जानते हैं हम अल्तमश के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, फिर भी आप। मिशाल ने बेचारगी से कहा तो दूसरी तरफ वजदान ने लब भेज लिया। अगेन सॉरी मिशाल, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। वजदान ने पेशानी मसलते हुए मुश्किल आवाज़ को नरम रखा। कोई बात नहीं, मिशाल ने आहिस्ती से कहा। अच्छा मिशाल, क्या तुम कल शाम को मुझसे मिल सकती हो? वजदान ने मुद्दे पर आकर पूछा। वजदान, कल कैसे? कल तो हमारी मंगनी की रस्म है, मेहंदी की रस्म है, और बीजन घर से हमें निकलने नहीं देंगी। मिशाल के कहने पर वजदान ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, फिर तहम्मुल से कहा, देखो मिशाल, सिर्फ 10 मिनट की बात है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है तुमसे, प्लीज़ समझने की कोशिश करो यार। पर वजदान, देखो मिशाल, अगर तुम नहीं तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। घर के पास वाले कैफ़े पर मेरा वेट करना, मैं तुम्हें वहीं से पिक कर लूँगा। वजदान ने बोलकर बिना कुछ मिशाल की सुने कॉल कट कर दी। मिशाल परेशानी से सोचने लगी कि कल कैसे जाए। ऐसे भी क्या ज़रूरी काम जो कल ही बुला रहे हैं? वो टेंशन में बड़बड़ाई। दूसरे दिन दोपहर से ही हयात विला में मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। पूरे घर में रौनक लगी हुई थी। हर तरफ एक अलग ही शोर मचा भरपा था। हानिया नूर को लेकर सारी कज़न के साथ मिलकर शोर शराबा मस्ती वगैरह करी थी, जबकि नूर मजबूरन इसके साथ मिलकर ज़बरदस्ती मुस्कुरा देती। अल्तमश ने तैयारों का टाइम देखा, शाम के 7 बजे थे। 1 घंटे का काम था। वो कार में बैठकर इसी जगह के लिए निकल गया जहाँ से वो कल सफ़ियान और बिलाल को पिक करने गया था। दूसरी तरफ मिशाल भी सबसे नज़रें बचाकर पीछे के गेट से निकल गई। रास्ते में टैक्सी रोककर वो इस पर बैठी। अब इसका रुख करीबी कैफ़े की तरफ था। वजदान, अब तो बताएं क्या काम है आपको? हमें घर भी जाना है, किसी को बताकर नहीं आए हम। वजदान ने इसे कैफ़े से पिक किया और बाद 15 मिनट से वह खामोशी से ड्राइव कर रहा था। तभी मिशाल ने तंग आकर पूछा, बस थोड़ी देर और मिशाल, वजदान ने नरमी से कहा। फिर कुछ देर बाद इसने रेड लाइट एरिया में कार रोकी। ये आप कहाँ ले आए हमें? मिशाल ने इस जगह को देखकर हैरत से पूछा। देखती जाओ। वजदान कार से उतरकर इसके बोनट से टेक लगाकर खड़ा हो गया तो मिशाल भी आहिस्ती से कार से उतरी। फिर परेशान नज़रों से आसपास देखने लगी। आपने ऐसा क्यों किया? इस लड़की की नाम आवाज़ पर अल्तमश ने पलट कर इसे देखा। वो रेड लाइट एरिया पर आकर तस्बीहा नामी इस लड़की को रेशम बाई से ख़रीद चुका था और अभी से लेकर बाहर निकल ही रहा था। तभी इस लड़की ने रोते हुए से पूछा, क्योंकि कल तुम मुझे यहाँ बहुत बेबस लगी थी। अल्तमश ने आसानी से वजह बताई, फिर इसे बाहर आने का इशारा करके निकल गया। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए किसी फ़रिश्ते से कम नहीं है भाई।
बाहर आकर तस्बीह कहते साथ रोते हुए अल्तमश के गले लगी। अल्तमश खामोशी से खड़ा रह जानता था इस पर क्या बीती होगी। आखिर को उस जगह पर रहकर कोई भी लड़की बच पाई थी। मिशाल। वजदान की पुकार पर मिशाल जो इधर उधर परेशानी से देख रही थी इसकी तरफ देखने लगी, मगर वजदान को सामने देखता पाकर मिशाल ने इसकी नज़रों का ताक़ुब किया तो हैरत से इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने अल्तमश एक लड़की को गले लगाए खड़ा था, मगर मिशाल को इससे भी ज़्यादा हैरत अल्तमश को इस जगह पर देखकर हुई जहाँ शरीफों का आना ममनू था। वो मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी से यह मंजर देख रही थी। इसे लगा ये इसकी आंखों का धोखा होगा, तभी इसने एक नज़र वजदान को देखा जो हमदर्दी से देख रहा था। भाई मैं कहती हूँ और शुक्रिया भी, भाई भी कहती हो और शुक्रिया भी अदा करियो, बुरी बात। अल्तमश ने इसे खुद से दूर करते हुए मुस्कुरा कर कहा, फिर इसलिए कार में बैठा। मिशाल की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। इसने अल्तमश की गाड़ी को दूर जाता देखा तो बेसाख्ता इसके कदम लट खड़ा है। वजदान ने इसे थामा तो वो झटके से इससे दूर हुई। मिशाल मैं यही तुम्हें कल समझाने की कोशिश कर रहा था तो तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब बताओ क्या इसमें भी मैंने कोई एडिट किया? वजदान के पूछने पर मिशाल ने फिर इसे देखा। इसका दिमाग माउफ हो रहा था। चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ, काफ़ी देर हो गई। इसके खामोश रहने पर वजदान ने नरमी से कहा, बस अखा देखा ने यकीन कर लेना, उनके को वजाहत लेने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस करनी उन्हें। आप जाएँ यहाँ से, हम खुद चले जाएंगे। मिशाल ने खुद के रोने पर काबू पाते हुए कहा। अभी भी वो बेजा से बेयकीन थी। पागल हो क्योंकि इस जगह पर तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ? अच्छा ऐसा करो, मैं तुम्हें इसी कैफ़े में छोड़ देता हूँ, तो फिर तुम वहाँ से घर भले अकेली चले जाना। जब उसको बीच जंगल में छोड़ के जा सकते हो तो उसे रेड लाइट एरिया में भी छोड़ दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? वजदान ने इसे समझाया। वो लाख इन लोगों के साथ गलत करे, मगर मिशाल को इसी जगह पर अकेला छोड़ने का रिस्क को कम से कम नहीं ले सकता था। तुम अभी मेरे साथ घर चलो, फिर किसी सही जगह का इंतजाम करके मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूँगा। अल्तमश ने रास्ते में तस्बीहा को बताया। नहीं, मैं आपको एक और ऑर्फनेज का पता बताती हूँ, मेरी आंटी का, आप मुझे वहीं छोड़ दें। इसकी बात पर अल्तमश ने हैरत से इसे देखा। अगर आंटी का ऑर्फनेज था तो तुम इस घटिया जगह पर गई क्यों थी? अल्तमश ने इसे हैरत से पूछा। गई थी नहीं थी, किडनैप किया गया था मुझे, और मैं ही नहीं, मेरी तरह और भी बहुत सी लड़कियों को किडनैप करके वहाँ लाया गया। वो भी मेरी तरह रोज़ इन लोगों से रहम की भीख मांगती हैं, खुदा से दुआ करती हैं वहाँ से निकलने की, मगर आपकी तरह कोई फरिश्ता हर किसी को बचाने थोड़ी आ सकता है। इसने आंखों में आई नमी को पहुँचते हुए अल्तमश को सब बताया, जिस पर अल्तमश के जबड़े तन गए। कुछ सोचकर इसने अपना मोबाइल निकाला, फिर एक नंबर डायल किया। अपने एक दोस्त अकरम के अंकल को जो पुलिस में थे, इसकी जगह का पता बताकर इसने मोबाइल रखा, फिर तस्बीहा को इसके बताए हुए यतीम खाने में छोड़कर घर की तरफ निकला। वो कैफ़े में बैठी हिचकियों से रो रही थी। वजदान अभी से छोड़कर गया था। यकीन करना बहुत मुश्किल था इसके लिए, मगर अपनी आंखों से देखकर वो कैसे झुठला सकती थी। अभी इसे समझ में आया कि कल रात अल्तमश इसे अजीब नज़रों से क्यों देख रहा था। तो क्या वो इस हद तक गिर चुका था कि मिशाल पर भी इसकी नीयत ख़राब? वाह लानत है भाई। अब तुम्हारी सोच देखो किधर किधर तक जा रही है बीबी की। वो जितना ये सब सोच रही थी इतना सर पकड़ कर रो रही थी। फिर सर उठाकर इसने अपनी आंखों से आंसू बेदर्दी से रगड़े और हैदरविला की तरफ चल पड़ी। हैदरविला में हानिया कज़न के साथ मिलकर नेहा को स्टेज पर बिठाई से छेड़ रही थी। हर तरफ रौनक लगी थी, जबकि नेहा कब से स्टेज पर बैठी अल्तमश को कॉल करी थी। वो जी भरकर इन लोगों में बोर हो रही थी, पर चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कान सजाए रखी। तभी हादी जो सब में रिफ्रेशमेंट सर्व करवा रहा था, इसकी नज़र नूर पर पड़ी। सादा से मेकअप में वो चेहरे पर सगवारियत लिए एक कोने में बैठी थी। हादी को हमेशा इस लड़की के पटर पटर बोलने से चिढ़ थी। जब वो इसकी जासूसी करके आलिया बेगम या ज़मान साहब से इसकी जान पड़वाती, तब वो इसे बहुत तपता था, मगर आज इसकी खामोशी हादी ज़मान को खल रही थी। वो मिस कर रहा था इसका बोलना, चहकना, हंसना। तुम सब बगैरतों की नज़र ही लगी है। वो खामोशी से इसे देखे गया। मिशाल को ड्रॉप करके वजदान हैदरविला पहुंचा। वहाँ पर सभी को हंसता देखकर वो तंजिया मुस्कुराए। चंद पलों की खुशियाँ, मुस्कुरा लो ठीक से तुम लोग। इसने आहिस्ती से बड़बड़ाकर हर तरफ निगाह दौड़ाई। कोने में से नूर बैठी नजर आई, जो सुर्ख आंखों से इसे घूर रही थी। वजदान ने इसे आंख मारकर फ्लाइंग किस की तो नूर ने नफरत से निगाह फेर ली। हादी जो नूर को देख रहा था, इसकी नज़रों का ताकुब करके सामने देखने लगा तो इसे हैरत हुई। सामने वजदान मुस्कुराते हुए नूर को देख रहा था। इसके देखने पर हादी के माथे पर बल पड़ गए। अल्तमश घर पहुंचा तो रेहाना बेगम ने इसे परेशानी से बताया कि मिशाल अपने रूम में नहीं है। इन्होंने हर तरफ देखा पर मिशाल इन्हें नहीं मिली। इनकी बात सुनकर अल्तमश को हैरत हुई। आखिर मिशाल इस वक्त कहाँ जा सकती है? तभी इसकी नज़र इंटरेस्ट पर पड़ी, जहाँ से मिशाल आहिस्ती से चलते हुए आ रही थी। इसे बाहर से आता देख सभी हैरान रह गए। मिशी तू कहाँ से आ रही है? अल्तमश ने इसके पास आकर हैरत से पूछा, जो सुर्ख आंखों से अल्तमश को देख रही थी। इसके खामोश रहने पर अल्तमश ने फिर कहा, मिशी मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। इसके दोबारा पूछने पर भी मिशाल इसे देखते रही। सब इन दोनों को खामोशी से देख रहे थे। लेकिन फिर वो हुआ जो वहाँ पर किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। मिशाल ने ज़ोर से अल्तमश के मुँह पर थप्पड़ मारा। बेसाख्ता रेहाना बेगम ने अपना हाथ मुंह पर रखा। स्टेज पर बैठी नेहा भी आल में हैरत से खड़ी होगी। पूरे घर में खामोशी छा गई। सभी हैरत से ये मंजर देख रहे थे, जबकि अल्तमश वो बेयकीनी से खड़ा था। मिशाल ने इसे थप्पड़ मारा, इसे यकीन ही नहीं आ रहा था। अल्तमश ने आहिस्ता से नज़र उठाकर मिशाल की तरफ देखा, जो नफरत से इसी को देख रही थी। इंतहा दर्जे के नीच और अय्याश पसंद इंसान हैं आप। नहायत नफरत से मिशाल ने चीख कर ये अल्फाज अदा किए। अल्तमश के साथ इस रवैये पर सभी हैरतों में घिरे हुए थे। मिशाल ये क्या बदतमीज़ी है? किस तरीके से आप बात करिए अल्तमश से, और ये थप्पड़? आमना बेगम ने गुस्से में कहा। बीजान बदतमीज़ी नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। अगर आप लोगों को हमने इनकी असलियत बताई ना, तो आप लोग भी यूँ ही थप्पड़ मारेंगे इन्हें। लहजा दुरुस्त करो मिशाल अपना। और ऐसा क्या किया अल्तमश ने जो तुमने इसे यूँ थप्पड़ मारा? आलिया बेगम को भी इसका लहजा नागवार गुजरा। तभी इन्होंने सामने आकर सख्ती से बोला, तायम्मी हम नहीं बताएंगे, आप खुद पूछिए इनसे क्या गुल खिला रहे हैं ये बाहर। मिशाल ने अल्तमश को सुर्ख आंखों से घूरते हुए कहा। अल्तमश ने एक नज़र साइड पर खड़े वजदान को देखा, जिसके चेहरे पर तमस कर उड़ाती मुस्कान थी। फिर मुंह पर हाथ फेरते हुए खुद पर उबलते गुस्से को नॉर्मल किया और तहम्मुल से पूछा, मिशी क्या हुआ, क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रही है?
हम किस तरह से रिएक्ट करें आप बताइए ना सबको अपनी असलियत कि क्या करते हैं आप बाहर कोठे में जाकर वहाँ की वहशियाओं से अपनी रातें रंगीन करते हैं। घिन आ रही है हमें आपको अपना दोस्त कहते हुए। मिशाल के जुमलों ने सबको साख्त कर दिया। अब सभी की नज़रें अल्तमश पर गई, जबकि वो हैरत से मिशाल को देख रहा था। ये क्या कह रही थी वो? तुझे ये किसने कहा? अल्तमश ने थोड़ा सख्ती से पूछा। किसी ने कहा नहीं, बल्कि हमने खुद आज अपनी आंखों से देखा। बताइए सबको आप कहाँ से आ रहे हैं अभी, और वो लड़की कौन थी जिसको आपने गले लगाए रखा था? मिशाल ने फिर चीखते हुए कहा तो अल्तमश को समझ आ गया कि इसका इशारा किस तरफ था। मतलब मिशाल इस बात को गलत वे में ले रही थी, मगर वो रेड लाइट एरिया में आई कैसे? बोलिए ना, चुप क्यों है? इसे चुप देखकर मिशाल फिर चीखी। देख मिशी, मेरी बात सुन, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। तुझे गलत फहमी हुई, मैं सब क्लियर कर दूंगा, पर अभी तो चुप हो जा प्लीज़। अल्तमश ने जल्दी से मेहमानों का लिहाज करते हुए मिशाल का बाजू पकड़कर कहा तो इसने ज़ोर से अल्तमश का हाथ झटका। हाथ मत लगाइए, हमें घिन आ रही है हमें आपसे। पहले आप सबको ये बताएं कि आप इस गंदी जगह पर इस लड़की के साथ थे या नहीं। मिशाल का कराहियत अमेज़ लहजा अल्तमश के दिल पर कारी ज़रब लगा रहा था, क्योंकि वो इसकी इज्जत का तमाशा बना रही थी सबके सामने। मिशी, हाँ मैं था वहाँ पर, लेकिन जो तू। अभी अल्तमश के अल्फाज भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि इसे मोड़कर ज़मान साहब ने इसके गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। अल्तमश बिल्कुल गुंग हो गया। बस इसकी साख नज़रें अपने बाप पर थी, जिसने आज तक इसे डांटा तक न था। और अब बाबा, इसके अलावा आहिस्ता से फड़फड़ाए। आज तुमने शर्मिंदा कर दिया मुझे, ज़मान साहब ने अज़ियत से कहा, जबकि आलिया बेगम भी सदमे से सोफे पर ठहकी। अब तो कोई शक बाकी न था, अल्तमश ने खुद इकरार किया था। हादी और हानिया भी दुख से अल्तमश को देख रहे थे, जबकि नूर समझ चुकी थी कि ये सब किसने किया। इसने नफरत भरी नज़रों से वजदान को देखा। तभी कल हम जब आपके बेडरूम में आए तब आप हमें अजीब नज़रों से देख रहे थे। शर्म आनी चाहिए आपको अल्तमश, मतलब हम पर भी आपकी नीयत ख़राब हो गई थी। मिशाल ने बुरी तरह रोते हुए तकलीफ दी आवाज़ में कहा, जबकि अल्तमश इसे शौक सा खड़ा देखता रहा। मतलब वो लड़की इसकी मोहब्बत को हवस का नाम दे रही थी। इसने तो कल पहली मरतबा मिशाल को मोहब्बत भरी नज़रों से देखने की गुस्ताखी की थी। हाउ डियर यू तामी, यू आर चीटिंग ऑन मी। नेहा ने गुस्से से अल्तमश के पास आकर कर उसके गाल पर थप्पड़ मारने लगी, मगर अल्तमश ने इसका हाथ पकड़ लिया। मैंने ये हक सिर्फ अपनों को दिया, गैरों को नहीं। खुद पर जबत करते हुए इसने नेहा से दांत पीस कर कहा, फिर इसका हाथ छटक दिया, जबकि नेहा अपनी तस्लील पर तल मिला उठी। हाँ हाँ, अब तो कहोगे ना अपना और गैर। पहले मुझे रोकते थे हर काम से कि नेहा ये गलत है वो गलत है। अब खुद को देखो, खुद कितने अच्छे हो तुम। बहुत चीप किस्म के इंसान हो तुम तामी, शेम ऑन यू। और बताओ कितनी रातें गुजारी है तुमने बाहर? नेहा जैसे फट पड़ी थी। अपनी बकवास बंद करो, अल्तमश गुस्से से धाड़ा। तुम फिलहाल अपने कमरे में जाओ अल्तमश, हैदर साहब ने इसे झटका। आगा जान, आप लोग मेरी बात तो सुन ले। मैं कह रहा हूँ ना कि जैसा आप लोग, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या कहा जा रहा है तुम्हें। ज़मान साहब इसकी बात काट कर बरहम हुए, फिर साथ इसकी तरफ बढ़े। बाबा प्लीज़ भाई, जाए ना आप अंदर। हादी ने ज़मान साहब को रोकते हुए अल्तमश से कहा। अल्तमश ने लहू रंग आंखों से एक नज़र सबको देखा। कई लोगों की इस पर तमस कर उड़ाती नजरें थी। इसका दिल चाहा पूरी दुनिया जला डाले। कैसे इसके अपने ही सबके सामने इसकी इज्जत की ची कर रहे थे, और करते भी क्यों नहीं, जब इल्ज़ाम लगाने वाली वो थी। इल्ज़ाम लगाने वाली ही वो थी जिसके बारे में अल्तमश हर किसी को कहता था कि मेरे किरदार की सच्चाई पूछना तो मिशाल से पूछना। आज इसी के अल्फाज तमाचे की सूरत में इस पर पड़े थे। तभी तभी हंसी और सरगोशियाँ सुनकर अल्तमश ने अज़ियत से अपनी आंखें मींच लीं। भाई जाए ना रूम में प्लीज़। आदि ने फिर इससे कहते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा तो अल्तमश इसका हाथ छटकता हुआ घर से बाहर जाने लगा। तौबा, ये हैं शरीफ घरों के लड़के। अरे इतनी आग लगी हुई तो शादी जल्दी कर लेते। ना ना भाई, हम तो अपनी बेटी की शादी ऐसे गिरे हुए किरदार के लड़के से नहीं करेंगे। नेहा की माँ ने सबको सुनाते हुए ज़ोर से कहा तो अल्तमश के कदम थमे। इसने मुड़कर एक नज़र पीछे देखा। यहाँ अल्तमश ज़मान को अपना आप मरता हुआ महसूस हुआ। आगा जान फयाज़ मीर साहब के आगे हाथ जोड़े इनसे माफ़ी मांग रहे थे। अल्तमश का दिल चाहा या तो खुद को ख़त्म कर डाले या फिर सामने खड़ी इस लड़की को जो इसकी मोहब्बत थी। वो गुस्से में घर से निकलता चला गया। आज हैदर विला पर यह रात बहुत मुसीबत ज़दा गुजरी थी। कितने लोग इन सबको सुनाकर इनका मजाक बना कर गए। सुबह तक जो घर बिल्कुल रौनक से भरा हुआ था अभी मुकम्मल सुनसान था। रात के वो बिखरे हुए हुलिये में हैदर विला लौटा। सभी घर वाले लाउंज में बैठे थे। वह खामोशी से ऊपर अपने रूम में जाने लगा। तभी ज़मान साहब की आवाज़ पर इसके कदम थमे। आलिया बेगम, इससे कह दे कि आज रात सिर्फ यहाँ पर रुके, फिर सुबह यहाँ से खुद ही चला जाए। हमारे घर में ऐसे इंसान की कोई जगह नहीं जो अपने माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का बायस हो, जिसकी वजह से घर की लड़की की इज्जत खतरे में हो। ज़मान साहब नागवारी से बोलकर अपने कमरे में चले गए, जबकि अल्तमश इनके लफ्ज़ों के खंजर अपने दिल में पबस्त करता हुआ महसूस कर रहा था। जबकि बीजान और आगा जान भी इसे तासुब से देखते हुए अंदर गए थे। अल्तमश ने नज़र उठाकर सामने देखा जहाँ आलिया बेगम रो रही थी। इन्हीं के बराबर में वो खड़ी कराहियत अमेज़ नज़रों से अल्तमश को देख रही थी। इसे देखते अल्तमश के जबड़े तन गए। निगाह फेर कर यूँ ही खामोशी से ऊपर चला गया। रात भर जागने की वजह से सुबह इसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख रंग हो रही थी। रात वाले हुलिये में वही नीचे आया। सबकी नज़रें से खुद में चुपती हुई महसूस हो रही थी। सामान लेकर नहीं आए अपना? आगे जाकर अकेले रहोगे तो ज़रूरत पड़ेगी। ज़मान साहब ने तंज़िया अंदाज में बोला तो वो कुछ पल खामोशी से ने देखता रहा, फिर कहा, मुश्किल वक्त में ज़रूरत अपनों की होती है, आर्जी चीज़ों की नहीं। बोलकर अल्तमश बाहर निकल गया, मगर इसके चेहरे पर रकम तकलीफ़ आलिया बेगम से देखी नहीं गई। वो रोते हुए इसके पीछे जाने लगी। तभी हादी, हानिया और राहाना बेगम ने रोका। हादी प्लीज़ इसे रोक दो, हादी से वापस ले आओ। वो रोते हुए हादी को पकड़ कर बोलने लगी, जबकि मिशाल भी जान के पास बैठी रो रही थी। वो बाहर निकलकर कुछ दूरी पैदल किया था कि सामने चंद लड़के हाथ में हाकी और डंडे वगैरह लिए खड़े थे। वो इग्नोर करता आगे बढ़ने लगा। तभी इनमें से एक ने अल्तमश के सर पर ज़रब लगाई। वो लड़खड़ाया। तभी एक साथ वो लोग इस पर टूट पड़े। अल्तमश चाहते थे एक एक को सबक सिखाता, मगर वो भी
अंदर से इतना बिखरा हुआ था कि इसे कुछ होश ही नहीं था। घर वालों की बेतबारी ने इसे तोड़ कर रख दिया था, खासकर इस दुश्मन जाने कैसे वो इस पर इल्ज़ाम लगा सकती है। इसको सफाई का मौका तक न दिया गया और फैसला कर दिया कि वो करैक्टरलेस है। कहीं ना कहीं से यकीन था कि इस बात पर सबजतान का किया गया, मगर मिशाल वो कैसे इस पर यकीन करके अल्तमश के खिलाफ हो सकती थी। दूर गाड़ी में बैठा वजदान तमस उड़ाती नज़रों से पिटता देख रहा था। जितना सोचा था इससे ज़्यादा ही हो गया। इसने कमीनगी का फिर नंबर डायल किया। अल्तमश को जो लड़के मारे थे इनमें से एक ने फ़ोन रिसीव किया। जी सर। सालों सिर्फ मारते रहोगे या वो भी करोगे जो कहा था? वजदान ने थोड़ा सख्ती से कहा। तो इस लड़के ने दूर खड़ी इसकी कार को देखकर इस बात में सर हिलाया। अरे क्यों मारे हो आप लोग इस बेचारे को? वहाँ आते जाते लोगों ने इन्हें रोका। जनाब ये आदमी बेचारा नहीं बल्कि आवारा, इस शहर के नामवर बिजनेसमैन जमान साहब का बेटा, बड़ा ही कोई अय्याश पसंद है। रोज़ कोठों पर जाता है, असलियत खुलने पर मुँह छुपाता फिर रहा है। इन लड़कों में से एक ने बुलंद आवाज़ में कहा तो सबने मुंह पर हाथ रख लिए। ये अमीरज़ादे होते ही ऐसे, मुंह पर शरीफ बनते और पीठ पीछे काले करतूत करते हैं। ऐसे लोगों को तो जलील करना चाहिए माशरे में। इन लोगों में से एक ने हाँक लगाई तो इन लड़कों को और हौसला मिला। इनमें से जिसको वजदान ने कॉल की थी इसने अपनी कार से कालक की डब्बी निकाली और अल्तमश की तरफ बढ़ने लगा। जिसके मुंह जिस्म पर जगह जगह से खून लगा था वो खामोशी से नीचे बैठा था। अल्तमश की सोच का तसलसल तब खत्म हुआ जब इसे अपने मुंह पर कुछ गीला महसूस हुआ। वो लड़का इसके चेहरे पर कालक लगा रहा था। बस यहीं पर इसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वो गुस्से में इसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए उठा, फिर इन लोगों पर कहर की तरह टूट पड़ा। हादी जिसके पीछे आ रहा था इसे वहाँ खड़े लड़कों को पीटता देखकर रोकने दौड़ा। दूर हट! खुद को रोकते हादी को अल्तमश धक्का देकर थाड़ा। भाई प्लीज़ घर चले, हादी ने मिन्नत से कहा। फिर इसे पकड़ कर ले जाने लगा, मगर अल्तमश इसे फिर धक्का देकर इन लड़कों के पीछे दौड़ा जो वहाँ पड़े कराह रहे थे। पर अल्तमश को अपनी तरफ आता देखकर जल्दी से कार में बैठकर वापस भागने लगा। भाई नहीं, प्लीज़ चलें भाई, हादी ने फिर इसके सामने आते हुए कहा, जबकि अल्तमश इसके पीछे देख रहा था जहाँ से वो लड़के अभी भागे थे। क्या मसला है तेरे साथ? कहाँ ना नहीं जा यहाँ से। अल्तमश ने शोला बार नज़रों से घूरते हुए कहा, भाई अम्मी बहुत रो रही है, प्लीज़ घर चलें प्लीज़। हादी ने बेचारगी से कहा, पहले तू ये बता तुझे लगता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ? बोल, मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए गए वो ठीक है? अल्तमश ने इससे पूछा तो हादी कुछ देर खामोश रहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा भाई कुछ गलत नहीं कर सकता, किसी की हो या ना हो, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हादी के बोलने पर अल्तमश ने इसे धुंधली होती नज़रों से देखा, फिर झटके से गले लगा लिया। कोई तो था जिस पर यकीन करता था। भाई ये प्लीज़ घर चले वरना अम्मी की तबीयत बिगड़ जाएगी। पहले तो हादी के बोलने पर नहीं माना, मगर इसकी बेजा जिद से खामोशी से इसके साथ चल पड़ा। हैदर विला में जहाँ आलिया बेगम और रेहाना बेगम रो रही थी वहीं आगा जान और जमान साहब जबत से बैठे थे। घर से निकाल तो दिया था इससे, मगर बाप थे, तकलीफ हो रही थी। आखिर को हैदर विला कर लाडला पोता था, अगर कल रात के इसके अतराफ़ पर सभी गमज़दा थे। मिशाल और हानिया भी सोफ़े पर बैठी रो रही थी। एक को अपने भाई का दुख था तो दूसरी को अपने दोस्त का, जबकि नूर कोने में बेबस खड़ी थी। सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बोल सकती थी। बीजान भी सोफ़े पर बैठी थी। लग रहा था जैसे इनके हंसते खेलते घर को किसी की नज़र लग गई है। जो डैन तो जेन ले आओगे घर दे तो फिर नज़र ही लगनी है। तभी हादी के साथ वो आहिस्ती से अंदर दाखिल हुआ। आलिया बेगम इसे देखकर रोते हुए इसके पास गई, मगर अल्तमश के जिस्म पर हर जगह लगे खून और दाएं गाल पर लगी कालक देखकर इनके कदम थम गए। वो नज़र चुकाए पथरीले तासुरात लिए खड़ा था, जबकि इसका सफ़ेद चेहरा ज़बत से सुर्ख हो रहा था। मिशाल समेत सभी इसकी हालत देखकर शौक हो गए। कुछ ही देर में क्या हश्र कर दिया था लोगों ने इसका। जमान साहब जो कब से खुद पर कंट्रोल कर रहे थे, इसकी बिखरी हालत देखकर इनके सीने में दर्द की शदीद लहर उठी। वो सीने पर हाथ रखते हुए नीचे गिर गए। बाबा! हादी की चीख पर सभी जमान साहब की तरफ मतवज्जा होकर इनकी तरफ दौड़े। हादी गाड़ी निकालो जल्दी, बीजा ने जल्दी से हादी को कहा। वो लोग जमान साहब को लेकर अस्पताल जा रहे थे। अल्तमश जो खामोश खड़ा था इन्हें देखकर घबराते हुए इनके करीब आया, मगर आगे जाने से रोक दिया। वो बेयकीनी से इन लोगों को जाता देख रहा था। कुछ ही पलों में इसकी इज्जत दो कौड़ी की कर दी गई थी। फिर हादी समेत आलिया बेगम, रेहाना बेगम, आगा जान और बीजान अस्पताल चले गए। अल्तमश ने आंखों में आई नमी को पलक झपक कर अपने अंदर उतारा, फिर कहर बरसाती नज़रों से मिशाल को घूरा जो हानिया को चुप करवाती। इसका बस नहीं चला था मिशाल की जान लेने। देख भाई नेहा, तूने जितना कहा हम इससे बढ़कर एक्टिंग की, पर फिर भी तेरा प्लान फ्लॉप हो गया, तो इसमें हमारा क्या कसूर? हमें तो भाई पैसे चाहिए, वो हमें दे दे, वरना मैं रेशम बाई से तेरी शिकायत करूँगी। अनीला ने नेहा से कहा तो फ्याज भी मुंह में पान डालकर इसकी तायद में सर हिलाने लगा। तुम दोनों के पैसे मैं भिजवा दूंगी, पर अभी मेरा पहले बहुत दिमाग ख़राब है, तो दफ़ा हो जाइए मेरे घर से। नेहा ने चीख कर कहा तो दोनों ने वहाँ से जाने में आफियत जानी। एक सारा ख़ानदान ही गंदा और फेक। वजदान पर सबको शक था, इस बगैरत औरत किसी को शक नहीं सी। वो गुस्से में ऊपर जाने लगी तभी वजदान इसके घर में एंटर हुआ। अब तुम क्या करने आए हो? हाँ, नेहा ने इसे देखकर नागवारी से पूछा। दाद वसूल करने आए तुमसे, तो बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? वजदान ने कमीनगी से हंसते हुए कहा तो नेहा इसे नासमझी से देखने लगी, मगर अचानक ठिठकी। एक मिनट, कैसा प्लान? कहीं तुम्हारा इशारा कल की तरफ तो नहीं? नेहा ने शक्की लहजे में पूछा तो इसने मुस्कुराते हुए इस बात में सलाह। यू डैम इट, मतलब कल तुमने अल्तमश को फंसाया था? नेहा ने तकरीबन चीखते हुए कहा तो वजदान का कहकर बुलंद हुआ। काफ़ी समझदार हो डार्लिंग, सोफे पर बैठते हुए इसने कहा। तो ये था तुम्हारा प्लान? तुम सठिया क्यों गया? इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? उल्टा मेरा नुकसान हो गया। ना मेरी तामी से शादी हो पाई, ना मैं पैसे लूट सकी। नेहा ने इसके सर पर खड़े होकर गुस्से में कहा, जबकि वजदान इसके सठिया के कहने पर तपता हुआ उठा और नेहा का हाथ में रोड़कर इसका रुख पर लड़ता, फिर इसके कंधे पर अपनी ठोड़ी लगाई। डार्लिंग, मैं कोई रेशम बाई के कोठे का मुलाजिम नहीं जिसे तुम जब चाहे जलील करो, और वैसे भी तुमने कहा था कि बस किसी भी तरह इन दोनों की दोस्ती खत्म करनी है, जो कि मैंने कर दी। अब जहाँ तक अल्तमश को फंसाने की बात है, तो तुमने कहा था कि तुम इसको दूसरे लोगों की तरह लूटोगी नहीं, क्योंकि तुम इससे मोहब्बत होगी। तो स्वीटहार्ट, ये तुम्हारी मोहब्बत थी जो महबूब पर ज़रा से इल्ज़ाम लगने पर ख़त्म होगी। अगर मोहब्बत होती ना तुम्हें, तो तुम भरोसा करती अल्तमश पर। और हाँ, शादी तुमने अल्तमश से नहीं की, पर मैं तो करूँगा ना मिशाल से। तो पैसों की टेंशन मत लेना, मैं इसे शादी के बाद अरेंज करके दे दूँगा।
ये कहकर वजदान ने झटके से इसको छोड़ा, फिर वहाँ से निकलता चला गया। जबकि नेहा को शदीद पछतावे ने आगे रखा। इसके पास अच्छा मौका था अल्तमश को सपोर्ट करके इसकी नज़रों में अच्छी बनने का, पर अफसोस वो ये मौका गंवा चुकी थी। वो खामोश साख सा बेड पर बैठा था। खामोश तो बाहर से दिख रहा था क्योंकि इसके अंदर एक हशर बरपा था, एक तूफान सा आया था जिससे इस पर जो इसके वजूद को अपनी लपेट में ले चुका था, सब कुछ ख़त्म कर चुका था। कोठे में जाकर वहाँ की वहशाओं से अपनी रातें रंगीन करते घिन आ रही है हमें आपको अपना दोस्त कहते हुए। मिशाल के अल्फाज थे या पिघला वसीसा जो इसके कानों में अंडेल दिया गया था। इतनी बेतबारी अपने पर, इस कदर यकीन किसी गैर पर, इसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। आज अगर कोई अल्तमश ज़मान से पूछता कि इसे दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत किससे है, तो बिला झिझक कह देता कि वो फ़र्द कोई और नहीं बल्कि मिशाल इजाज़ थी। इसने अपना हाथ उठाकर आहिस्ती से अपने गाल को छुआ, फिर आंखों के सामने लाकर हाथ को देखा। काले का रंग देखकर इसके सुरख आंखें और लहू रंग होगी। तस्लील के एहसास इसका चेहरा सुरख हो चुका था। आई हेट यू मिशाल इजाज़ हैदर, आई विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। ठहर ठहर कर किस कदर तहकीर और नफरत से अल्तमश ने अल्फाज अदा किए, जबकि इसकी आंखों में एक अलग ही शोले चल रहे थे, नफरत और इंतकाम की आग में, जैसे वो सब कुछ खत्म करने के दब पे था। तभी शोर की आवाज़ पर झटके से उठा, नीचे आकर देखा तो आलिया बेगम और बीजान कलप कर रोक रही थी, जबकि रेहाना बेगम अपने आंसू रोकते हुए इन दोनों को संभाल रही थी। आगा जान नाउमीद से आकर सोफे पर ढह गए थे और जमान साहब को स्ट्रेचर पर लाया जा रहा था। हादी खुद पर जबत किए इन लोगों को जमान साहब के रूम में ले जा रहा था। हादी क्या हुआ? अल्तमश पूछ तो हादी से रहा था, पर नजरें इसकी जमान साहब पर थी। इसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। भाई पापा को पैरालाइज अटैक हुआ, डॉक्टर्स ने कहा कि वो अब कभी चल और बोल नहीं पाएंगे, सिर्फ सुन सकते हैं। हादी ने नम आंखों को झपक कर खुद पर मुश्किल काबू पाते हुए भारी आवाज़ में कहा, जबकि अल्तमश पर यह बात पहाड़ बनकर टूटी। वो सख्ते की हालत में जमान साहब को देख रहा था, फिर धीमे कदम उठाता इनके करीब गया। इसका ये रोबदोर शख्सियत रखने वाला बाप एक ही दिन में किस कदर बीमार और बुरा लग रहा था। वो घुटनों के बल इनके पास बैठ कर इनका हाथ थाम गया। बाबा, इसने बेबसी से पुकारा, दूर हट जाओ तुम मेरे बेटे से। आगे जान की गरजदार आवाज़ पर अल्तमश ने पलट कर देखा, सामने वो आंखों में गजब लिए से घूर रहे थे। वो जमान साहब का हाथ छोड़कर आहिस्ता से खड़ा हो गया। क्यों अल्तमश, क्यों किया तुमने ऐसा? देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की क्या हालत होगी। आलिया बेगम ने रोते हुए इसका गिरेबान पकड़ लिया। आज वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। कैसे यकीन दिलाता सबको कि वो गलत नहीं है? बड़े साहब, बाहर पुलिस आई है। अभी वो कुछ बोलता है कि नसीर ने आकर आगा चांद से कहा। सभी पुलिस का सुनकर घबरा कर अल्तमश को देखने लगे। तो क्या बात यहाँ तक पहुँच गई? हम आते हैं, आगा चांद ने जबत से कहा। फिर कुछ देर बाद सभी आगा चांद के पीछे बाहर निकल गए। अल्तमश भी भारी कदम उठाता हुआ बाहर आया तो कुछ हैरान हुआ। सामने पुलिस की यूनिफॉर्म में इसके 2 क्रम के अंकल ही थे। जी बताइए, कैसे आना हुआ? आगा जान ने संजीदगी से पूछा। हैदर साहब, आपके बेटे जमान साहब शहर के काफ़ी नामवर बिजनेसमैन होने के साथ साथ काफ़ी शरीफ इंसान है। इनकी शराफत की वजह से हम आपके और आपके घर वाले की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आज हम आपके पोते के सिलसिले में यहाँ आए हैं। इनके कहने पर आगा जान ने एक नज़र अल्तमश को देखा, फिर कहा, आगे बोलिए। हैदर साहब, आपके पोते अल्तमश ने काफ़ी बड़ा काम किया। इन्होंने हमें कल रात कॉल करके एक जगह का पता दिया और वो जगह कोई और नहीं बल्कि कोठा था जो कि रेशम बाई नामी एक औरत चला दिया। कल अल्तमश की कॉल पर जब हम वहाँ गए तो देखा कि वहाँ कई सफ़ेद पोश घरानों की लड़कियों को अगवा करके रखा गया और इन्हें अच्छी कीमत लगाकर बेच दिया जाता है। कल आपके पोते की वजह से कई शरीफ घरों की लड़कियाँ बाजियाब हुई हैं वहाँ से, इसलिए हम आपके पोते का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इन्होंने मुस्कुराकर तफसील से बताया तो सब बेयकीनी से अल्तमश को देखने लगे, जिसका चेहरा बेतासर था। जबकि मिशाल के दिल पर धक्का सा लगा, वो मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। तो क्या इसने गलत देखा था या जो देखा इसको गलत समझा था? लाख लानत होते रहते, खुदकुशी करके मार जा। थैंक यू अल्तमश जमान, अगर आप जैसे लोग इस मुल्क में हो तो बहुत सी लड़कियां इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकती हैं। वो अल्तमश को अप्रिशिएट करके चले गए तो अल्तमश भी बिना कुछ कहे घर से निकल गया। लाउंज में हु का आलम था। ये क्या हो गया इन लोगों से? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सबको जैसे सख्ता ही लग गया। तभी लाउंज में एक आवाज़ गूंजी, चिटाख। रेहाना बेगम ने मिशाल के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। बिना कुछ सोचे समझे इस लड़के पर सबके सामने इल्ज़ाम लगा दे को बदकिरदार। एक दफ़ा भी इससे पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की तुमने? रेहाना बेगम ने इसे झंझोड़कर गुस्से से कहा, पर मिशाल सिर्फ चुपचाप आंसू बहारती, बोलने के लिए इसके पास अल्फाज ही नहीं थे। अम्मी, हमें लगा। मत कहो मुझे अम्मी, वो बोलता रहेगा कि मिशी गलत समझ रही है। बात सुन लो पहले। पर नहीं, इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाई जा रही थी इस पर। तुम्हारी एक गलत फहमी से वो कल से लेकर अब तक कितना जलील हुआ सबसे। रेहाना बेगम ने गुस्से से दूसरा थप्पड़ मारा तो हादी बीच में आ गया। हाँ, वो तो इल्ज़ाम लगा रही थी, तुसी सारे ने किन्ना एतबार कर लिया था। चाची प्लीज़ रिलैक्स, गलती अगर मिशाल की तो हम सब की भी है। आखिर सब ने भाई को गलत समझा तो डांट सिर्फ मिशाल को ही क्यों लग रही है? हादी ने सबको देखकर कहा, जबकि मिशाल चेहरे पर हाथ रखे फूट फूट कर रो दी, क्योंकि इसी का फैलावा फसाद था। रेहाना, इसको बोलो अपने कमरे में जाए, वरना मुझसे कुछ हो बैठेगा। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आलिया बेगम ने तलखी से कहा, तायमी चुप रहो बिल्कुल, तुम्हारे सॉरी बोलने से सब सही नहीं हो जाएगा। तुम्हारी तो गलत फहमी खत्म हो गई। नुकसान मेरा हुआ, मेरा बेटा बदनाम हुआ, मेरे शौहर को पैरालाइसिस हो गया। देखो मिशाल, अपने कमरे में जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिशाल ने रोते हुए बोलना चाहा, मगर आलिया बेगम ने इसकी बात गुस्से से काट दी। बीजान, यकीन करें, हम सच कह रहे हैं। हमें लगा कि अल्तमश किसी अपनी ज़ुबान से नाम मत लीजिए हमारे पोते का। आलिया बेगम की बात पर मिशाल ने आमना बेगम के पास आकर कहा, फिर उन्होंने भी छिड़क दिया। मिशाल प्लीज़ अपने रूम में जाओ भी। हादी ने सबके गुस्से को मद्देनजर रखते हुए मिशाल को कहा तो वो हिचकियों से रोते हुए अपने कमरे में आ गई। ये क्या कर बैठी थी वो? अल्तमश ने कितनी बार कहा कि उसको वजाहत देने दी जाए, मगर इसने इसे कोई मौका ही नहीं दिया। जो इंसान हर मुश्किल वक्त में इसके काम आता था, कल किस तरह मिशाल ने इसे तनहा कर दिया। वो बेड पर बैठी मुसलसल रो रही थी, पछतावा था कि कम ही नहीं हो रहा था।
रात देर से वो घर लौटा। इसका रुख ज़मान साहब के कमरे की तरफ था। कमरे में जाकर इनके पास बैठ के अपने बाप को इस हालत में देखकर इसकी आंखें धुंधला के मगर आंसू इसने अपने अंदर उतार ली। तभी आलिया बेगम जो रूम से बाहर थी अंदर आकर अल्तमश पर नज़र पड़ी तो बेसाख्ता इनके आंसू निकल गए। तामी, इन्होंने आइस के पुकारा। इनकी आवाज़ सुनकर अल्तमश खड़ा हुआ रूम से जाने लगा मगर इन्होंने इसे कंधे से थाम लिया। तामी बेटा, हमें माफ़ कर दो, हम लोगों को नहीं। प्लीज़ अम्मी, इस वक्त आप लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते थे, अब मैं आप लोग की नहीं सुनना चाहता। जितना भरोसा दिखाया आप लोगों ने मुझ पर इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। अब ये माफ़ी की फॉर्मेलिटी पूरी ना करें। इन्होंने बोलना शुरू किया मगर अल्तमश ने इन्हें टोक कर काफ़ी रूम से निकलता चला गया। विशाल बेड पर लेटी कल रात के बारे में सोचकर रो रही थी। कैसे इसने अल्तमश को जलील करके रख दिया था। एक दफ़ा भी इसने अल्तमश से पूछने की जहमत नहीं की। इसने तकलीफ से अपनी आंखें मींच ली। वो माफ़ी मांगना चाहती थी अल्तमश से, पर सामना करने की हिम्मत नहीं थी इसमें। मगर इतना तो इसे यकीन था कि अल्तमश इसे ज़रूर माफ़ कर देगा। तभी इसके नंबर पर वजदान की कॉल आई। हेलो विशाल, मैंने अभी न्यूज़ में देखा अल्तमश के बारे में। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी विशाल, मेरी वजह से तुम्हें वो गलत लगा और तुमने इस पर। बट विशाल तुम फिक्र मत करो, मैं अल्तमश को सब बताऊँगा कि मेरी वजह से तुम्हें गलत फहमी हुई थी और इससे माफ़ी भी मांगूंगा। वजदान ने शर्मिंदा होने की भरपूर एक्टिंग की। आपके माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो तो हो चुका। आपको पता है हमने अल्तमश को कितना गलत समझा, सबने अल्तमश को कितना बुरा भला कहा और तैयब वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया जिस वजह से इन्हें पैरालिसिस अटैक हो गया। और ये सब सिर्फ हमारी वजह से हुआ। हमने आपको पहले भी कहा था कि अल्तमश के खिलाफ आपने फिर हमसे कुछ गलत कहा तो हम ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे। और अब वजदान, ना तो हमें आपसे बात करनी और ना ही आपसे शादी, इसलिए अल्लाह खुदा हाफिज़। विशाल ने गुस्से से इस पर भड़ास निकाल कर फ़ोन रखा और तकिए पे मुँह छुपाकर फिर से रो पड़ी। रात भर इसके नंबर पर नेहा की कॉल आई मगर इसने रिस्पांस नहीं दिया। जानता था इस सब की तरह वो भी माफ़ी मांगने का ड्रामा करेगी। ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर वो नीचे आया तो इसे आगा जान के साथ लाउंज में वजदान बैठा नजर आया। इसकी बातों से अल्तमश को अंदाज़ा हो रहा था कि आगा जान से किस चीज़ की इजाज़त ले रहा था। वो इग्नोर करता बाहर निकलने लगा। तभी वजदान ने इसे पुकारा। जो हुआ ठीक नहीं हुआ, बिला वजह तुम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा और तुम सब में बदनाम हो गया। अंकल के बारे में सुनकर भी बहुत अफसोस हुआ। वजदान अफसोस से कह रहा था जबकि अल्तमश बेतासुर नज़रों से इसे देख रहा था। साफ पता लग रहा था वजदान की एक्टिंग समझ रहा था। हो गया? वजदान की बात खत्म होने पर इसने सर्द लहजे में पूछा। नहीं, ये क्लास बात भी रहेगी। वो एक्चुअली मैंने आगा जान से अंकल आंटी के रवैये की माफ़ी मांगी और इनसे इजाज़त लिए कि इतना सब कुछ हो गया तो ज़मान अंकल की तबीयत को देखते हुए विशाल से मेरा सादगी से निकाह कर दिया जाएगा। और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि आगा जान मान गया। साथ तुम्हें ये भी बताता चलो कि विशाल से मेरा निकाह कर लिया, फिर रुखसती बाद में आगा जान की मर्ज़ी से होगी। ठीक किया ना मैंने? वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए इसे बता रहा था। अल्तमश ने एक नज़र इसके पीछे आगा जान, बीजा और रेहाना बेगम को देखा जैसे शर्मिंदा नजर आ रहे थे। फिर खामोशी से ऑफिस के लिए निकल गया। वो डीप रेड कलर के लहंगे में बेड पर बैठी थी। मेकअप की महारत से इसका मासूम चेहरा बहुत हसीन लग रहा था मगर इसके चेहरे पर ज़रा भी खुशी की नमक ना थी, बल्कि इसका दिमाग जैसे माउफ हो गया था। वो अभी भी सख्ते के आलम में थी जबकि जहन में इसकी शाम का वाक़या गर्दिश करने लगा। अल्तमश ऑफिस से घर आया तो आगा जान ने इससे अपने और बाकी सबके रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार किया। अल्तमश ने इन सबकी माफ़ी के बदले एक अनोखी शर्त इन लोगों के सामने रखी। मैं विशाल से निकाह करना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त, इसने सपाट लहजे में कहा। ये तुम क्या कह रहे हो अल्तमश? जानते हो वजदान की अमानत है। आगा जान ने एतराज़ किया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोग की माफ़ी एक्सेप्ट कर लूँ तो अभी मेरी शर्त पूरी करें। इसने रसानियत से कहा। कभी भी नहीं, मैं इस लड़की की शादी तुमसे कभी नहीं होने दूंगी तामी, जिसकी वजह से तुम इतना जलील हुए हो। आलिया बेगम ने गुस्से में कहा। तो फिर भूल जाएंगे, अल्तमश ज़माना आप लोगों को माफ़ कर देगा। वो बोलकर ऊपर जाने लगा। तभी बीजान की आवाज़ पर इसके कदम रुके। अल्तमश, आपकी शर्त हमें कबूल है। बीजान ने संजीदगी से कहा। इन्हें तो पहले नेहा और वजदान समेत इसके घर वाले बुरे लगते थे मगर वो अल्तमश की वजह से खामोश थी, पर अब तो इसने खुद कहा है। अम्मी कैसी बात कर रही हैं आप? मैं कभी अपने बेटे का निकाह इस लड़की से नहीं होने दूंगी, आलिया बेगम ने चीख कर कहा जबकि इनकी आंखों में बेबसी से आंसू आ गए। आलिया, आप हमारे सामने कब से ज़ुबान चलाने लगी? बीजान ने सख्ती से कहा तो आलिया बेगम बेबसी से रो दी। फिर अल्तमश ने इसी वक्त सफियान को कॉल की काजी को लाने का कहा। रेहाना बेगम को भी अल्तमश के फैसले से कोई इतराज़ नहीं हुआ। मिशाल को जब ये बात पता चली तो उसको शदीद झटका लगा। अभी तो अल्तमश से माफ़ी मांगने का सोच रही थी पर यहाँ कुछ और ही हो रहा था। इसने रोते हुए बहुत वापेला किया मगर किसी ने इसकी एक ना सुनी। रेहाना बेगम ने ब्यूटिशियन को घर बुलवाया और मिशाल को इसकी बारात का लहंगा पहनाकर तैयार करवा दिया। अभी वो एक ही शौक से नहीं निकली थी कि अल्तमश ने दूसरी फरमाइश इसी वक्त रुखसती की भी कर दी। इस बात पर बीजान को भी इतराज़ हुआ मगर वो अल्तमश ही क्या जो किसी की सुन ले। इन सब में कोई खुश होना हो, लेकिन नूर बहुत खुश थी। आखिर इसकी बहन एक महफूज हाथ में गई थी। अब अल्तमश के रूम में बैठी सब सोच रही थी। रो रो कर इसकी आंखें सूज गई थी। रात के 3:30 बज चुके थे मगर अल्तमश अभी तक नहीं आया। इसे पूछना था अल्तमश से कि आखिर ऐसा क्यों किया था इसने, क्यों इन दोनों की दोस्ती ख़राब कर दी इस रिश्ते से। हाँ, तू तो दोस्ती बड़ी सलामत रहने दी है ना बीबी ने। इसने उठकर सब ज्वेलरीज उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखी, फिर आकर में चूड़ियाँ उतारने लगी। तभी दरवाज़ा खोलकर बंदर दाखिल हुआ। इसे देखकर मिशाल का दिल ज़ोर से धड़का। भले वो इसका पुराना दोस्त था पर रिश्ता नहीं आता जिसकी वजह से वो झिझक रही थी। फिर खुद को संभालते हुए मिशाल इसके सामने आई जो इसकी मौजूदगी से बेनियाज बनते हुए कोट सोफे पर फेंक कर कीज़ और वॉलेट ड्रेसिंग पर रख चुका था। अल्तमश, मिशाल ने आहिस्ती से पुकारा तो इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। फिर इसने नीचे से ऊपर तक मिशाल को देखा। कितना दीवाना था वो इस लड़की का, कितना पछताया था वो अपने फैसले पर, कितनी दुआएं करता था वो किसी भी तरीके से ये लड़की इसकी हो जाए। और अब जब इसकी हो गई थी तब अल्तमश ज़मान के दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। वो खूबसूरत एहसास जो मिशाल को देखकर इसके दिल में आते थे जैसे मर चुके थे। इसकी सर्द नज़रें मिशाल को अपने जिस्म में घुसती हुई महसूस हो रही थी। इसने थूक निकला। फिर कहा, हम जानना चाहते हैं कि आपने ये सब क्यों किया। इसने परेशानी से नज़र झुकाकर आहिस्ता आवाज़ में पूछा। फिर अचानक
मिशाल को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। अल्तमश का हाथ उठाता, इसके गाल पर निशान छोड़ गया। वो नीचे गिरी थी जबकि दिमाग और कान जैसे सुन्न हो गए थे इसके। तभी अल्तमश ने तबारू से बोझते हुए उठाया। अभी भी कुछ बताना रह गया कि क्यों किया मैंने ये सब? हाँ। अल्तमश शोलर साथी नजरों से घूरते हुए घुर्राया जबकि मिशाल बेयकीनी से इसके नक्श देख रही थी। ये वो अल्तमश तो ना था जिसे वो अपना दोस्त मानती थी, ये तो कोई और ही था जिसकी आंखों में से अजनबियत, नफरत और हैवानियत दिखी थी। वो इस कदर सख्ते में थी कि अपने बाजू पर अल्तमश की धंसती उंगलियां भी इसे महसूस नहीं हो रही थी। बोलो। इसके चुप रहने पर अल्तमश थाड़ा और झटके से छोड़ा। तभी मिशाल होश में और इसने बरवकत खुद को गिरने से बचा। अल्तमश। टूट फूट कर इसके मुंह से नाम निकला। अल्तमश के इस रूप ने मिशाल को कपकपाने पर मजबूर कर दिया। हमें माफ़। चुप, बिल्कुल चुप। इसने रुक रुक कर बोलना चाहा मगर अल्तमश इसकी बात काट कर गुस्से में घुराया। तभी इसकी नज़र मिशाल के पीछे अपने रूम की कदावर खिड़की पर पड़ी जो कि खुली हुई थी। इसके चेहरे पर इस्तिसाइया मुस्कान फैल गई। वो मिशाल की तरफ आहिस्ती से कदम बढ़ाने लगा जबकि मिशाल इसे अपनी तरफ आता देखकर लरसते हुए पीछे होने लगी। अल्तमश की आंखों के सर्दपन से इसे पहली मरतबा बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मिशाल डरकर पीछे हटते हुए बेदयानी में खिड़की के बाहर कदम रख बैठी। आह! वो गिरने ही लगी थी कि अल्तमश ने बरवकत इसका हाथ पकड़ा। मिशाल के मुंह से ज़ोरदार चीख निकली। अल्तमश प्लीज़ प्लीज़ हमारा हाथ मत छोड़िएगा। वो नीचे देखते हुए रोकर कहने लगी। क्यों स्वीटहार्ट, तुमने भी तो मुश्किल वक्त में मेरा हाथ छोड़ा था, अब मैं क्यों ना छोड़ूं? अल्तमश ने तमस कर ज़्यादा लहजे में कहा तो मिशाल ने शदीद हैरत से देखा तो क्या इसे ज़रा भी परवाह नहीं थी मिशाल की। अल्तमश देखिए, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम मानते हैं हमारी गलती थी, पर अभी प्लीज़ प्लीज़ हमें मत छोड़िए। इसने एक नज़र नीचे देखा फिर हड़बड़ाते हुए जल्दी से कपकपाते लहजे में अल्तमश से कहा। मिशाल इजाज़ हैदर, तुम शायद भूल रही हो, तुमने मुझ पर तहमत लगाई थी और तहमत लगाना गलती नहीं गुनाह होता है, और वैसे भी माफ़ी गलतियों की दी जाती है, गुनाहों की तो सज़ा होती है। कहते साथ अल्तमश ने इसका हाथ छोड़ा। मिशाल की ज़ोरदार चीख फिजा में बुलंद हुई जबकि अल्तमश पैंट की जेब में हाथ फंसाए से गिरता हुआ देख रहा था। चेहरे पर तमस्कर उड़ाती मुस्कुराहट जख्मी मुस्कुराहट में बदल गई थी। छपाक की आवाज़ से वो सीधा स्विमिंग पूल में गिरी। अल्तमश अपने रूम से निकल कर नीचे आया, फिर घर के पिछले हिस्से में बने स्विमिंग पूल की तरफ किया जहाँ वो पानी से निकलने की कोशिश में हाथ पैर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मगर हाय अफसोस इसे स्विमिंग नहीं आती थी। अल्तमश चंद पल इसे यूं ही पानी में तड़पता देखता रहा, फिर नीचे झुककर इसके ऊपर होते हुए हाथ को पकड़कर झटके से इसे पूल से निकाला। मिशाल ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। शदीद सर्दी में स्विमिंग पूल का ठंडा पानी इसकी हड्डियों को जमा गया। वो गहरे गहरे सांस लेते हुए वहीं पर निठाल होकर पड़ गई। तभी अल्तमश ने इसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर इसका चेहरा ऊपर किया। मुसलसल खांसने की वजह से इसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। कैसा लगा मेरा गोल्डन नाइट गिफ्ट? और घबराओ नहीं स्वीटी, ये तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो तुम्हारी पूरी लाइफ की फिल्म बाकी है। और सोचो अगर ट्रेलर इतना अच्छा तो फिल्म कितनी ज़बरदस्त होगी। इसकी बात पर मिशाल ने अपनी सुर्ख आंखें उठाकर अल्तमश की आंखों में देखा। कोई शनासाई न दिखी इनमें से। आप ऐसे तो नहीं थे अल्तमश? अटक अटक कर मिशाल के मुंह से अदा हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं था, पर जो तुम्हारी परवाह करता था इस अल्तमश को तुमने खुद ही मारा। मिशाल इजाज़ हैदर, अब तुम देखो ये अल्तमश तुम्हारी लाइफ कैसे ख़राब करेगा। जिस तरह तुम अभी इस पानी में तड़प रही थी ना, बिल्कुल इसी तरह सारी ज़िंदगी तड़पने के लिए तैयार हो जाओ। इसे शोला बार निगाहों से घूरते हुए अल्तमश ने दांत पीस कर कहा तो मिशाल हिचकियों से रो दी। तभी इसे झटके से छोड़कर वो उठा और वहाँ से चल दिया। कुछ देर बाद जब मिशाल रो रो कर थक गई तो आहिस्ती से उठने लगी, पर अचानक वापस बैठ गई। भारी लहंगा पानी में भीगने की वजह से और वजनी हो गया था, इसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बमुश्किल खुद को संभालते हुए वो खड़ी हुई छोटे छोटे कदम उठाते हुए अंदर जाने लगी। वो रूम की लाइट्स ऑफ करके बेड पर लेटा था। मिशाल रूम में आकर सीधा ड्रेसिंग रूम में गई। इसे सबसे पहले इस खीले भारी लहंगे से जान छुड़ानी थी। वो तो शुक्र था ये सब कुछ अचानक होने के बावजूद नूर ने इसके चंद जोड़े अल्तमश के वार्डरोब में रख दिए थे। चेंज करके वो बाहर निकली तो एक और नई मुसीबत दे रही। वो सोती का इसने एक नज़र बेड की साइड पर लेटे अल्तमश को देखा, फिर आहिस्ती से चलते हुए दूसरी साइड पर आ गई। अभी वो लेटी रही थी कि अल्तमश की आवाज़ पर रुकी। कोई ज़रूरत नहीं यहाँ सोने की, शराफत से सोफे पर सो। इसके कहने पर मिशाल ने एक नज़र रूम में रखे सोफे को देखा जो कि डबल सीटर था। इसे फिर रोना आने लगा। हम कैसे इस पर सो पाएंगे? मिशाल सोफे को देखते हुए रोहानसी आवाज़ में हकला कर कहने लगी। तभी इसे अपने हाथ किसी मजबूत गिरफ्त में महसूस हुआ। इसने मुड़कर देखने से पहले अल्तमश ने इसे झटके से अपनी तरफ खींचा। वो सीधा इसके सीने पर आ गिरी। मिशाल की आंखें मुकम्मल खुल गई थी। रात का तीसरा पहर, नया नया रिश्ता और अल्तमश का ये रूप, इसकी जान हवा होने लगी। वो जल्दी से इस पर से उठने लगी मगर अल्तमश ने मिशाल की कोशिश को नाकाम बनाते हुए इसकी नाजुक कमर पर अपना एक बाजू हाइल करते से बिल्कुल अपने सीने से लगा लिया। जबकि मिशाल बिना रुके मुसलसल इससे दूर होने की कोशिश किए जा रही थी। तभी अल्तमश इसे यूं ही पकड़कर घुमाते हुए बेड पर लटाकर अपने नीचे करके अब की बार मिशाल अपनी सांस रोकी। वो आंखें फैलाए अपने ऊपर छुके अल्तमश को देखने लगी। दिल की धड़कन हद से सवा हो रही थी। स्वीटी, अगर तुम सोफे पर नहीं सोकर मेरे बेड पर मेरे साथ सोई तो सोचो मैं तो बकौल तुम्हारे एक बदकिरदार मार दूँ ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तुम पर नीयत ख़राब हो जाए। अल्तमश ने इसके एक एक नक्श को देखते हुए कहा। इसकी गर्म सांसें मिशाल का चेहरा झुलसा रही थी। इतनी सर्दी में भी मिशाल की पेशानियाँ रखलूद होगी, इसलिए आज से तुम अपनी औकात याद रखना, अब मुझे दोहराना ना पड़े, जाओ। इसके चुप रहने पर अल्तमश ने फिर कहा और मिशाल पर से उठते हुए इसे बेड से नीचे धक्का फेंका।
इस तजलील पर मिशाल की आंखें भीग गई, मगर दिल में अल्तमश की गुर्बत का खौफ इसके अंदर बैठ गया कि फ़ौरन उठकर वो बिना कुछ और कहे सोफ़े पर जाकर लेट गई। अल्तमश की इस रूप से वो इतनी खौफजदा हो गई थी कि बेध्यानी में कम्फर्ट ओढ़ना भी भूल गई। लेट कर वो जल्दी से सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब अल्तमश को यकीन हो गया वो सो चुके, तो आहिस्ते से उठकर मिशाल के पास आया, जो सर्दी की वजह से हौले हौले रस रही थी। फिर एक कम्फर्टर इसे उड़ाकर वो खामोशी से जाकर बेड पर लेट गया। दूसरे दिन सुबह आलिया बेगम और रेहाना बेगम किचन में नाश्ता तैयार करती, तभी रेहाना बेगम ने नजर आलिया बेगम को देखा, जिनके चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी छाई हुई थी। भाभी, इन्होंने आहिस्ता आवाज़ में पुकारा तो आलिया बेगम का चलता हाथ रुक गया। भाभी, अल्तमश के अचानक किए गए अमल पर आप मुझसे भी खफा हैं क्या? रेहाना बेगम ने हल्के लहजे में पूछा तो आलिया बेगम ने इनकी तरफ देखा। देखो रेहाना, अगर तुम मिशाल का पूछो तो मेरा दिल अब कभी इस लड़की की तरफ से साफ नहीं होगा, जिसकी वजह से मेरा बेटा बदनाम हुआ और मेरे शौहर का ये हाल हो गया। और जहाँ तक बात है अल्तमश के कल के अमल की, तो हाँ, मैं इससे भी खफा हूँ, पर इनमें भी तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तो तुमसे क्या ही बैर। अब ये बात तुमने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुमसे खफा हूँ। इन्होंने आराम से रेहाना बेगम को समझाया, जिस पर वह सूदगी से मुस्कुरा दी, पर मिशाल का सोच के इनको फिर इस पर गुस्सा आने लगा। दिल तो अब मेरा भी इससे कभी साफ़ नहीं होगा भाभी। जो लड़की इस इंसान की नहीं हुई जिसे खुद से बढ़कर चाहता था, वो किसी और की क्या होगी। इन्होंने गुस्से से कहा और फिर काम में लग गए। ऊपर पानी पड़ने से वह हड़बड़ाकर उठी। सामने अल्तमश गिलास हाथ में लिए सख्त जतूनों से घूर रहा था। कुछ देर तक इसका दिमाग सुन रहा था। वो लेटे हुए ना समझी से अल्तमश को देखने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब याद आने पर झटके से उठकर बैठी। फिर इसने पूरे कमरे को देखा। पूरे दिन अब कमरे को घूरते रहोगे या उठोगे भी? टाइम देखो। अल्तमश ने बर्म होते हुए कहा तो मिशाल ने टाइम देखा। 9 बज रहे थे। वह जल्दी से खड़ी हुई। इसे है तो भी कभी इतनी देर तक तो वो सोई नहीं थी, पर अचानक इसे याद आया सोई भी तो वो 4 बजे थी। जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। वो इसे गुस्से में बोलता हुआ नीचे चला गया। मिशाल जल्दी से वॉशरूम की तरफ गई। कुछ देर बाद जब वो नीचे आई तो देखा सब घर वाले लाउंज में खड़े थे। सामने अल्तमश आगाजान से कुछ बात कर रहा था। इसके साथ ही 2 सूटकेस रखे हुए थे। मिशाल के नीचे आने पर सबने एक नज़र से देखा। वो नज़र झुकाए नीचे आई। जो इसने किया था, इसके बाद मिशाल में हिम्मत नहीं थी किसी से नज़रें मिलाने की। चलो, अल्तमश इसे कहकर सूटकेस बाहर लेकर जाने लगा। किधर? मिशाल ने बेसाख्ता पूछा। 2 सूटकेस देखकर इसे पता नहीं कुछ गड़बड़ लग रही थी। तामी भाई, इस तरह तो ना करें। आप ही वहाँ अकेले कैसे रहेंगी? नूर ने बेचारगी से पूछा तो मिशाल ने हैरत से देखा। कहाँ रहेंगे आप? इसने नूर से हैरानगी से पूछा। आप ही तामी भाई आपको यहाँ से लेकर जा रहे हैं हमेशा के लिए, एक फ़्लैट में, जिस पर आगाजान समेत सबने रजामंदी जाहिर की। नूर ने आगाजान और रेहाना बेगम को शिकायती नज़रों से देखते हुए रूहानसी होकर कहा, कैसे बर्दाश्त करती हो अपनी बहन की जुदाई? इसकी बात पर मिशाल ने बेयकीनी से अल्तमश को देखा, जो बेनियाज सा खड़ा था। हम नहीं जाएंगे कहीं, इसने बुलंद आवाज़ में कहा। तुम जाओगी, और वो भी अभी, यहाँ इसी वक्त। आलिया बेगम ने गुस्से से अटल लहजे में कहा, ताई अम्मी, नहीं जाएंगे हम। आखा जान, आप कैसे भेज सकते हैं हमें खुद से दूर? प्लीज़ भी जान, हम कैसे रहेंगे एक फ्लैट में अकेले? अम्मी, मिशाल ने सबको रोते हुए कहा, मगर किसी ने इसकी बात पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। मिशाल सही कह रही है। हादी ने इसकी हमायत में बोलना चाहा, मगर बीचान की एक सख्त नज़र ने इसका मुंह बंद करवा दिया। वो बुलम भेज गया। सबको खामोश देख मिशाल को धचका से लगा कि इतनी अर्सा हो गई थी कि कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था इस घर में। अम्मी प्लीज़, आप तो ऐसा ना करें, बेटी हैं हम आपकी। विशाल ने रेहाना बेगम का हाथ थाम कर रोते हुए कहा, जो काम तुमने किया इसके बाद मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। रेहाना बेगम ठंडे लहजे में कहकर इसे अपना हाथ छुड़ा गई। आखिर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? हम कह रहे हैं कि हमें गलत फहमी होगी, प्लीज़ माफ़ कर दें हमें, पर यूँ घर से तो ना निकाले ना। इसने भराई हुई आवाज़ में सबको देख कर कहा, अल्तमश तुम इसे ले जा रहे हो या नहीं? आलिया बेगम ने आखिर तब कर अल्तमश से पूछा। सलीम, गाड़ी में सामान रखो। अल्तमश मुलाजिम को बोलता हूँ मिशाल के पास, और इसका बाजू सख्ती से पकड़ कर इसे बाहर ले जाने लगा। नहीं, छोड़िए हमें। अल्तमश प्लीज़ ऐसा मत करें, हमें माफ़ कर दे, पर प्लीज़ घर से मत निकालें। अम्मी सुने तो, बीजान प्लीज़, आगाजान आप रोके ना इन्हें। मिशाल रोती नहीं, मगर अल्तमश में सबने से अपने कान बंद कर लिए थे। पहले अल्तमश दी किसी ने नहीं सुनी, हुण मिशाल दी कोई नहीं सुन रहा। हद होगी, वैसे घर वाले ना लोटे हैं सारे। वो खींचता हुआ इसे कार के पास लाया और ज़बरदस्ती से कार में बिठाकर गेट लॉक किया। और भी वो दूसरी साइड पर आ रहा था कि विजदान की कार हैंडल मिला के पोर्च में रुकी। विजदान जो आगाजान से निकाह के मतलब चंद ज़रूरी बातें पूछने आया था, अल्तमश को ज़बरदस्ती मिशाल को कार में बिठाते देखकर शदीद हैरान हुआ। वो जल्दी से कार से निकलता हुआ इसके पास है। ये क्या कर रहे हो तुम? जानते नहीं मेरी अमानत है जो तुम लोगों के पास चंद पल के लिए। विजदान ने एक नज़र कार में रोती हुई मिशाल को देखा, फिर नागवारी से अल्तमश को कहा। इसकी बात पर अल्तमश ने तमस कर उड़ाती नज़रों से इसे देखा। वो क्या है ना यार, दरअसल कल तक तो तेरी अमानत थी ना, वो आज मेरी बीवी के ओहदे पर फायदा, तो अपनी खुश फहमी जाकर कहीं और उतार कि ये अब कभी तेरी कुछ लगेगी। अल्तमश ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ बजदान के सर पर जैसे बम फोड़ा। वो साख नज़रों से चंद पर अल्तमश को देखता रहा, फिर अचानक हंसा। तुझे क्या लगा मैं तेरी बकवास को सच मान लूँगा? बजदान ने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा। वो तो तेरा हादसा तो सारा निकलेगा, तो एक बारी अंदर तो चल। क्या सच है क्या झूठ? ये जाकर अंदर पता कर, मुझे अपनी बातें दोहराना पसंद नहीं। अल्तमश ने ज़ाई अंदाज में बोलकर कार में बैठा तो वजदान की हंसी गायब हुई। इसने फिर मिशाल को देखा जो हिचके से रो रही थी। वजदान को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। तभी अल्तमश ने गाड़ी स्टार्ट की और जन से भगा ले गया। वजदान जल्दी से अंदर गया जहाँ सभी खामोश खड़े थे। वजदान को अंदर आते देखा आगाजान इसकी तरफ बढ़े।
ये मैं क्या सुन रहा हूँ इस अल्तमश से? मजदार ने अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए पूछा। बेटा ये सब कुछ यूँ अचानक हुआ कि हम लोग? मैंने पूछा, जो मैंने अभी इससे सुना क्या वो सच है? क्या सच में विशाल का इससे निकाह? आगा जान ने ठहर कर बोलना शुरू किया, मगर मस्तान ने इनकी बात काट कर कहा तो आगा जान ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। आप लोग जानते थे कि वो मेरी अमानत थी, फिर भी? इसने चिल्ला कर कहा। पहली बार इसकी ज़ुबान लड़खड़ाई, ये सोची कितनी अजियत ज़दा थी कि इसके लिए कि मिशाल किसी और की होगी। वो तो आज इससे निकाह करने वाला था, फिर कैसे ये सब? बेबसी इतनी थी कि मस्तान की आंखों में हल्की सी नमी चमकी। उससे में इसकी रगें वाज़ेह होने लगी। इसने नज़र उठाकर सामने देखा जहाँ नूर इसे तमस कर उड़ाती नज़रों से देख रही थी। इसके चेहरे पर मजाक उड़ाती मुस्कुराहट मस्तान का और खून खौला गई। इसने जहर रंग आंखों से नूर को घूरा, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से तेज़ कदम उठाता बाहर निकल गया। सारे रास्ते वो रोती रही, मगर अल्तमश को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। इसके रोने से वो बेनियाज सा कार ड्राइव करता रहा। लिफ्ट से निकल कर वो अपने फ्लैट के गेट पर पहुंचा तो मिशाल मजबूरन इसकी पैरवी में चलने लगी। फ्लैट बिल्कुल न्यू और फर्निश था। 3 रूम, एक ओपन अमेरिकन स्टाइल किचन, जबकि लाउंज भी काफ़ी बड़ा था। ये अल्तमश ने जमान साहब के कहने पर ख़रीदा था, मगर इसे कभी इस फ्लैट की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। इसने एक नज़र मिशाल को देखा, जो पूरे फ्लैट को घबरा कर देख रही थी। मैं अब ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मेरे आने तक ये सब सामान जगह पर सेट कर देना। अल्तमश की बात पर मिशाल ने बौखला कर इसे देखा। क्या मतलब? आप चले जाएंगे तो हम यहाँ पर अकेले कैसे रहेंगे? इसने घबराते हुए कहा। अल्तमश अच्छे से जानता था वो अंधेरे तन्हाई से बहुत डरती है, मगर फिर भी बेनियादी से कहने लगा, जैसे और भी लड़कियाँ रहती है अपने शौहरों के बगैर अकेले। और अब फिर से रोई तो 2 थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हारे गाल पर। बिल्कुल चुप रहो। इसका मुंह फिर रोने वाला बनता देखकर अल्तमश ने इसे छिड़का। रात से इसके रोने का शुगर ही खत्म नहीं हो रहा था, जबकि मिशाल फिर मुंह को दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी। अपना ही ड्रामा बंद करो। अल्तमश ने इसके हाथ को हटाकर चेहरे से हटाकर अपने करीब करते हुए गुस्से से कहा। मगर मिशाल मुसलसल होती रही। अल्तमश का पारा हाई होने लगा। तो तुम चुप नहीं होगी? चलो फिर ऐसा करते हैं कि मैं नहीं चाहता और तुम्हारे साथ यहीं पर टाइम स्पेंड करता हूँ। आफ्टर ऑल आज शादी के बाद हमारा पहला दिन है। इसने मिशाल को बाजू से पकड़कर खुद से बेहद करीब कर लिया। इसकी इस बात पर मिशाल को अपना रोना ही भूल गया। वो आंखें फाड़े अल्तमश को देखने लगी, जब आहिस्ती से इसके कटावदार गुलाबी लबों पर झुकने लगा था। पर मिशाल ने जल्दी से इसके सीने पर हाथ रखकर अपना चेहरा इससे दूर किया। नहीं, इसने भराई हुई आवाज़ में तड़पते हुए कहा, जबकि दिल बुरी तरह धड़क रहा था इसकी कुर्बत पर। अल्तमश के कुछ लम्हे इसे देखा, फिर छटके से इसे छोड़ता हुआ फ्लैट से निकल गया। मिशाल वहीं पर बैठकर अपना सर पकड़कर रो दी। सिर्फ एक गलतफहमी से इसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई थी। इसका दोस्त, इसका हमराज, इसका मुहाफिज, हाँ वो इसका अल्तमश अब बदल गया था। मिशाल की बेदपारी ने इसे बदल दिया था। इसे नहीं पता कि एक गलतफहमी कितनी बड़ी सज़ा दी जाएगी। इसे अपनों ने इसे मुंह मोड़ दिया था, घर से निकाल दिया गया था, पर वो भूल चुकी थी कि भले गलतफहमी में क्यों ना हो, पर किसी पर तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह होता है, और बेशक इसकी सज़ा बहुत सख्त होती है। पूरा दिन इसका फ्लैट साफ़ करने में निकल गया। वो अकेले डर रही थी, फिर यही सोचकर खामोशी से काम करने लगी कि अब तो पता नहीं कितने दिन यूँ ही अकेले रहना है। शाम में काम खत्म होने के बाद वार्डरोब में अपने और अल्तमश के कपड़े रखने लगी। रूम सेट करने के बाद इसने एक सादा सूट निकाला, नहाने चली गई। नहाकर निकली तो ड्रेसर के पास आकर बाल सुलझाने लगी। वे सब करते हुए इसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश करा था, क्या सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा? पर नहीं, इसे भी यकीन था कि अल्तमश इसे माफ़ कर देगा। अल्तमश? इसकी सोच आते मिशाल का चलता हाथ रुक गया। वो शुरू से सब कुछ सोचने लगी। कितनी परवाह करता था वो इसकी, हर चीज़ में, हर काम में। कभी भी इसने अपने सामने मिशाल की आंखों में आंसू नहीं आने दिए। हर वो काम करता जिस पर मिशाल की चेहरे पर मुस्कुराहट आई, यहाँ तक कि अपनी लाइफ भी वैसे जीता जैसे मिशाल चाहती। और अब अल्तमश का ये दूसरा रूप मिशाल को हैरान कर गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि चंद पलों में इसका इस कदर अजनबियत भरा रवैया हो जाएगा मिशाल से। बाल सुलझाकर बेड पर जाकर लेट की थकन की वजह से इसे फ़ौरन नींद ने आ घेरा। रात के वो घर लौटा। खाना वो बाहर से ही लेकर आया था। खाने की शॉप पर किचन में रखकर वो रूम में गया जहाँ मिशाल महवे ख्वाब थी। इसके पास जाकर अल्तमश चंद पल यूँ ही इसे सोता देखता रहा, फिर इस पर झुककर आहिस्ती से अपने दहकते लब मिशाल की सफ़ेद पेशानी पर रख दिए। इसके पहले लमस ने अल्तमश को बहुत ज़रूर बख्शा था, जबकि मिशाल आहिस्ता से कसमस आई। पेशानी पर चलता लमस महसूस करके वो पट से अपनी आंखें खोल कर अपने ऊपर झुके अल्तमश को झटके से खुद से दूर किया। वो सीधा होकर इसे देखने लगा, जो अपनी सांसें मतवातर कर रही थी। पेशानी पर नरम गरम लमस अभी भी महसूस हो रहा था। मिशाल ने आंखों में नमी लिए अल्तमश को देखा। खाना निकालो, इसे सर्द लहजे में हुक्म देता वॉशरूम में चला गया। आंखों से आंसू साफ करके वो किचन में गई और प्लेट में खाना निकालने लगी। कुछ देर बाद अल्तमश भी आसन फोल्ड करता हुआ किचन में की डाइनिंग टेबल पर चेयर पर खिसका आकर बैठ गया, पर सिर्फ एक प्लेट में खाना देकर मिशाल को देखने लगा, जो किचन में स्लैब के पास खड़ी नजर चुका आदत के मुताबिक दुपट्टे को अपनी मखरूती उंगलियों में घुमा रही थी। इसे चंद पल देखते रहने के बाद अल्तमश खामोशी से खाना खाने लगा, जबकि मिशाल हैरत से देखने लगी। इसे मुकम्मल यकीन था कि अल्तमश इसे खाना नहीं खाते देख कर बुलाएगा, मगर यहाँ तो मुकम्मल बेनियाज बना हुआ था। खाना खाकर रूम में चला गया तो मिशाल की आंखें भीग गई। क्या अब इसे इतनी भी परवाह नहीं कि मिशाल की क्या इसे कि भूखा रहने से अल्तमश का फ़र्क नहीं पड़ता था। वो रोते हुए प्लेट नहीं उठाकर सिंक में रखने लगी। कुछ देर बाद वो रूम में आई तो अल्तमश को जूतों समेत बेड पर आंखें बंद किए लेटे देखा। मैं इसके पास की, फिर झुककर आराम से इसके जूते उतारने लगी। अल्तमश झटके से अपने पैर दूर करता हुआ उठा, फिर हैरान नजरों से मिशाल को देखने लगा। क्या करी हो ये? इसने गुस्से से पूछा। आपके शूज़। मैंने कहा उतारने को, अपनी तरफ से बढ़ चढ़ कर मत क्या करो। इसकी बात काटते हुए भड़का था इसकी हरकत पर। इसके झटकने पर मिशाल फिर रो गई।
अबे यार जा यहाँ से, अभी दिमाग ख़राब किया हुआ है। इसे फिर रोता देखकर अल्तमश जोर से धाड़ा। पहले सर में दर्द था, ऊपर से इसका बार बार रोना। विशाल सहम कर पीछे हुई, फिर जल्दी से आंसू रोकते हुए रूम से बाहर निकल गई। दूसरे कमरे में आकर भेज के उसे रो दी। क्या बताती, इसे जानता तो था अल्तमश की अब इन सब की आदि नहीं थी। कभी तो किसी ने डांटा नहीं था इसे। विशाल को बेख्तियार और पल याद आ जब अल्तमश की पहली बार डांटने पर वो उठी थी तो अल्तमश ने किस तरह पीछे पड़ पड़ कर इसे मनाया था। सब इतना अचानक बदला था, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अल्तमश का रवैया से बार बार रुला रहा था। रोते रोते कब वो सोई से पता न चला। काफ़ी देर बाद जब वो रूम में नहीं आई तो अल्तमश अपनी पेशानी मसलते उठकर लाउंज में गया। फिर कुछ सोचकर दूसरे रूम में आया जहाँ वो बेड पर ऊँधी लेटी सो रही थी। इसके पास जाकर अल्तमश ने इसे देखा। बालों से इसका चेहरा छुपा हुआ था। जानता था रोते रोते सोई होगी। गहरा सांस लेते हुए झुका, मिशाल के वजूद को गोद में भरकर अपने रूम में ले आया। फिर आहिस्ते से बेड पर लिटाकर कंफर्टर इस पर सेट करके सिगरेट की डब्बी उठाई और बालकनी में चला गया। वो सोने की तैयारी कर रही थी तभी इसके फ़ोन पर एक अनजाने नंबर से कॉल आई। हेलो, नूर ने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा। बहुत खुश हो रही थी ना सुबह लिटिल गर्ल। वजदान की आवाज़ सुनकर के चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गई। इसने फ़ोन कान से हटाकर एक नज़र देखा, फिर घबराते हुए वापस कान से लगा। क्या हुआ, अब चुप क्यों, डर लग रहा है? इसकी मस्काती आवाज़ नूर को गुस्सा दिला गई। नहीं डरती मैं तुम जैसे हैवान से, नूर ने मजबूत लहजे में कहा तो वजदान के चपड़े तन के। कुछ ज़्यादा ही ना डर नहीं होगी, बट बेफिक्र हो, डर नहीं लग रहा ना? अभी कुछ पलों में लगेगा जब तुम्हारी वो वीडियो नेट पर वायरल होगी। इसने दांत कचकचाते हुए कहा तो नूर का चेहरा जर्द पड़ गया। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, अपना मुंह बंद रखा। अब तुम प्लीज़ इस वीडियो को डिलीट कर दो, नूर ने बौखलाते हुए जल्दी से कहा। बेसाख्ता इसकी आंखें गीली हुई थी। वो डर गई थी वजदान की धमकी पर। ना ना लिटिल गर्ल, बहुत खुश हो रही थी ना तुम अब इस अल्तमश को मिशाल के साथ देखकर। और अब तो वैसे भी तुम्हारे चुप रहने नहीं रहने पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अल्तमश तो। वजदान ज़बत से बोलते बोलते रुका, फिर जहन में सुबह का मंजर जब अल्तमश मिशाल को लेकर जा रहा था। इसने अपने लब भींच लिए। खैर तुमसे बस यही कहने के लिए कॉल किया लिटिल गर्ल कि सुबह का वेट करना तुम अब, क्योंकि ये वीडियो मेरे पास अब रखे रखे बेकार हो रही है, तो मैं भी इसे सोशल मीडिया की जीनत बनाना चाहता हूँ। वजदान की बात पर नूर की जान हवा होने लगी। इसकी आंखों से आंसू रवानी में आंसू बहने लगे। नहीं नहीं प्लीज़ देखो, तुमने कहा मुंह बंद रखा ना, मैंने रखा। अब प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, वो वीडियो डिलीट कर दो प्लीज़ प्लीज़। नूर ने फ़ोन को दोनों हाथों से पकड़ कर कहलाते वे इसकी मिन्नत की, मगर वजदान ने कॉल कट कर दी और एक दफ़ा नूर की वो वीडियो देख कर नेट ऑन करने लगा। नूर ने जल्दी से फिर इसका नंबर डायल किया, मगर फ़ोन नहीं उठा रहा था। रो रो कर नूर का हाल बुरा हो गया। ये सोची कितनी भयानक थी, अगर वीडियो अपलोड हो गई तो। इससे आगे से सोचा नहीं किया। वो पागलों की तरह रूम में चक्कर काट रही थी, आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसने फिर मोबाइल उठाया, वजदान का नंबर डायल किया, मगर बेसुध। गुस्से से फ़ोन फेंक कर वो नीचे बैठ कर रोने लगी। बेबसी थी इसकी वजह से पूरी फैमिली बदनाम होगी। इसकी अल्तमश पर तो सिर्फ तोहमत लगी थी और लड़का होने के बावजूद इसे किस कदर जलील किया गया। यहाँ पर तो इसकी पूरी वीडियो बनाई गई थी वजदान ने। कुछ ना करके भी बदनाम हो जाएगी। इसकी माँ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कैसे सबका सामना करेगी वो? ये सोच आते नूर अपने बाल जगड़ कर फूट फूट कर रो दी। वो निजात चाहती थी। इससे पहले कल तक इसकी बदनामी हर जगह वो छुटकारा चाहती थी सबसे। अचानक बिजली का एक कौंधा सा लपका इसके दिमाग में मुड़कर जल्दी से साइड टेबल की तरफ साइड ड्राज देखने लगी। अपनी मतलूबा चीज़ मिलने पर वो रुक कर आहिस्ता से इसे लेकर आहिस्ता से बेड पर बैठी। अम्मी, मिशाल आपी, सॉरी, कल की बदनामी से बेहतर मैं मरना ही पसंद करूँगी। ये कहते हुए हिचकियों से रो दी। फिर हाथ में ली शीशी खोलकर सारी पिल्स एक ही साथ मुंह में डाल गई और आहिस्ता आहिस्ता घुटने लगी। सारी पिल्स घोटने के बाद इसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता गनूदगी में जाने लगा। बेसाख्ते से मिशाल की शिद्दत से याद आई वो आखिरी बार बात करना चाहती थी अपनी बहन से। जल्दी से मोबाइल के लिए इसने नज़रें दौड़ाई। कमरे के एक कोने में इसका फ़ोन पड़ा था। ज़ोर से फेंकने की वजह से इसकी स्क्रीन टूट गई थी। नूने लपक कर फ़ोन उठाया, इसका दम घुटने लगा। जल्दी से इसे फ़ोन ऑन किया, मगर अचानक इसकी आंखों का मंजर धुंधला गया। बहुत कोशिश के बाद इसने मिसाल का नंबर ढूंढा, पर डायल करने से पहले इसका दिमाग अचानक तारीक हो गया। वो मुंह के बल नीचे गिरी, साथ ही मोबाइल हाथ से छूट कर गिरा। आखिरी सोच जो इसके तारीख होती दिमाग में हल्की सी आई वो यही थी कि इसे अपनी बहन से मिलना था। वो आखिरी बार इसे गले लगाना चाहती थी। सेकंड के 1000 में इससे नूर एजाज की आंखें बंद हो गई। हादी जो रात को देर से घर आया था, अब कॉरिडोर से गुजरते हुए अपने रूम में जा ही रहा था कि नूर के रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आने पर ठिठक कर रुका। इस टाइम ये कैसी आवाज़ आ रही है इसके रूम से? वह ऐसे सोचने का फिर नूर के रूम के बाहर खड़ा होकर आहिस्ती से नॉक करने लगा, मगर कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर इसने थोड़ा ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। नूर, इसने आवाज़ दी, फिर भी खामोशी रही। अब हादी को तशवीश हुई। इसने कुछ सोचते हुए नॉब घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। अंदर का मंजर देखकर इसे शदीद हैरत का झटका लगा। नूर नीचे होशो हवास से बेगाना पड़ी थी। हादी तेजी से इसकी तरफ गया। नूर, नूर उठो। वो नूर का गाल थपथपाते हुए इसे पुकारने लगा। इसका सुर्ख सफ़ेद चेहरा बिल्कुल सच पड़ गया था। हादी ने परेशानी से दो नज़र दौड़ाई। सामने स्लीपिंग पिल्स की खाली शीशी देखकर फिर बेयकीनी से नूर को देखने लगा। कहीं नूर ने, पर क्यों? किसी खतरनाक हादसे के पेश नज़र हादी ने नूर की नाक के आगे उंगली से चेक किया। धीमी, बिल्कुल धीमी सांस चल रही थी। बस फिर हादी ने बिना कुछ वक्त आया कि नूर को गोद में भरा रूम से बाहर निकल गया। रेहाना बेगम और बीजान जो हादी के दरवाज़ा ज़ोर से पीटने पर अपने कमरे से निकली थी, हादी को यूँ नूर की गोद में लिए तेरी से बाहर की तरफ जाते देख हैरत से इसके पीठ तरफ लपकी। क्या हुआ हादी नूर को, और ये ऐसे कहाँ ले जा रहे तुम इसे? बीजान ने तशवीश से पूछा, जबकि रेहाना बेगम नूर के जर्द रंग चेहरे को देखकर परेशानी से आगे बढ़ी। नूर, मेरा बच्चा क्या हुआ इसे?
इन्होंने इसके सर चेहरे पर हाथ फेरते हुए रोहान सी आवाज़ में हाथी से पूछा, बीजान नूर बेहोश हो गई है, इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, अभी टाइम नहीं तफसील बताने का। बोलकर हाथी बाहर की तरफ जाने का तो रेहाना बेगम रोने लगी। रुको बेटा, हम भी चलते हैं। बीजान ने जल्दी से कहा तो रेहाना बेगम ने बेनीबीन से इत्तेफाक किया और हादी के साथ चल पड़ी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े इसे 1 घंटा हो चुका था। आगा जान और आलिया बेगम को हादी ने हॉस्पिटल पहुँच कर कॉल कर दी, जिसकी वजह से वो लोग भी अभी यहीं मौजूद थे। आलिया बेगम अल्तमश को बताना चाहती थी, मगर आगा जाने ने भी मना कर दिया। भाभी, मेरी बच्ची को क्या हो गया? शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी। रेहाना बेगम रोते हुए बार बार आलिया बेगम से एक ही सवाल पूछ रही थी। आलिया बेगम इन्हें तो तसल्लियाँ दे रही थी, मगर खुद भी वो परेशान थी। वो भले इनकी भतीजी थी, मगर इन्हें तो बेटियों जैसी अजीज़ थी। हाने कोने में खड़ी रो रही थी तो हादी इसके पास जाकर इसे गले लगा गया। तभी थिएटर रूम खोला। हादी फ़ौरन डॉक्टर के पास लपका। डॉक्टर के बताने पर हक तक सा रह गया कि उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी। अभी तो इसका मैदा वॉश कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो खतरे से बाहर थी, पर डिस्चार्ज सुबह करने का इरादा था। आगा जान के पूछने पर इसने कुछ सोच कर इन लोगों को ये बोलकर तसल्ली दी कि नूर को फूड पॉइजन हुआ था, मगर अब वो ठीक है। ये सुनकर रेहाना बेगम समेत सभी की जान में जान आई। रात को वहाँ रुकने के लिए हादी ने आमी भरी। वो सबको तसल्ली देकर घर भेजना चाहता था, मगर रेहाना बेगम ने साफ मना कर दिया। वो बस जिद थी हॉस्पिटल में रुकने के लिए, तभी मजबूरन हादी और इन्हें छोड़कर बाकी सब घर चले गए। रात भर वो सोया नहीं था। अभी सुबह वो खामोशी से मिशाल के बराबर में कोहनी के बल लेटे से तक रहा था। वो इसकी गहरी नज़रों से बेखबर नींद की वादियों में थी। मुसलसल बिना पलक झपकाए देखते रहने से इसकी आंखें सुरख हो रही थी, मगर इसने पलकें नहीं झपकाई, बस यूं ही से तकता रहा। कितनी अहमियत थी इसकी ज़िंदगी में इस लड़की की। बचपन से लेकर अब तक वो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रही थी। दोस्ती से लेकर मोहब्बत तक का सफ़र इसने कब तय किया वो नहीं जानता था। शायद वो इससे बचपन से मोहब्बत करता था, पर पास रहने पर इसे इतना एहसास नहीं होता था इसका। लेकिन जब मिशाल की मंगनी हुई, हाँ इसी दिन तो अल्तमश ज़मान को एहसास हुआ कि मिशाल के दूसरों के बारे में सोचना तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सिर्फ इसकी थी, सिर्फ इसकी। अल्तमश की गहरी नज़रें मुसलसल इसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। इसने यूँ ही आहिस्ता से हाथ उठाकर छोटी उंगली से मिशाल की साख घनेरी पलकों को छुआ, फिर थोड़ा सा नीचे हाथ करके इसके गाल को अपने हाथ की पुश्त से सहलाया। इसे मिशाल के सुर्ख और सफ़ेद गाल शुरू से बहुत पसंद थे, तभी अक्सर और बेशतर इसकी गाल खींचते, जिस पर मिशाल चिढ़ जाती। ये सोचते सोचते इसकी नज़र मिशाल के कटावदार गुलाबी लबों पर पड़ी तो इसे आज अपनी पसंद थोड़ी गलत लगी। मिशाल के भरे भरे लबों का जोड़ा इसके गाल से भी ज़्यादा हसीन था। वो मिशाल के नीचे होंठ को अपनी उंगली से सहलाते हुए इनकी नरमी महसूस करने लगा। निगाह थोड़ी और फटकी तो सीधा इसकी गर्दन से नीचे थोड़ा उभरी हुई ब्यूटी बोन पर टिकी। अब कि वो अपना हाथ नरमी से इस पर फेर रहा था। वो कितनी हसीन और नाजुक थी, बिल्कुल किसी मोम की गुड़िया की तरह, मगर कौन जाने अंदर से ये मासूम लड़की किस कदर संग दिल निकली थी। सिर्फ एक गलत फहमी में इसने बचपन से लेकर अब तक की सारी दोस्ती ख़त्म करके रखती थी। बिना कुछ सोचे समझे अल्तमश को भरी महफिल में जलील कर दिया था इसने। ये सोच आते अल्तमश झटके से इसके पास से उठा। कुछ देर पहले वाली तपश भरी नज़र बदल चुकी थी, अब वो नागवारी से मिशाल को देख रहा था। इसकी ज़िंदगी हिसाब करके कैसे वो सुकून से सो सकती थी। अल्तमश ने हाथ बढ़ाकर इसे झंझोड़ दिया। बहुत बढ़ाते हुए उठी फिर खमारज़दा आंखों से अल्तमश को देखने लगी, मगर इसे इतने करीब बैठे देख मिशाल बौखलाते हुए खड़ी हुई। नज़र उठाकर सामने देखा तो 7 बज रहे थे। इसने फिर अल्तमश को देखकर कुछ बहस बेकारी थी, इसलिए खामोशी से वॉशरूम में चली गई। तभी अल्तमश का फ़ोन रिंग करने लगा। आलिया बेगम ने इसे नूर की तबीयत का बताया, जिसे सुनकर वो थोड़ा परेशान हुआ, पर इन्होंने इसे तसल्ली दी कि खतरे की कोई बात नहीं, जिस पर मुतमिन हुआ भी आने का बताकर कॉल रख दी। कुछ देर बाद मिशाल नहाकर निकली तो अल्तमश इसे इग्नोर करता हुआ फ्रेश होने चला गया। वो बाल सुलझाकर कमरे से निकलने लगी थी कि अल्तमश का फ़ोन फिर रिंग हुआ। हादी की कॉल थी। हेलो, इसने रिसीव करते हुए कहा। हाँ मिशाल, भाई को बोल देना कि नूर को डिस्चार्ज करवाकर हम लोग घर लेकर जा रहे हैं, तो भाई घर पर ही आ जाए, ओके। हादी की बात पर मिशाल को हैरत का झटका लगा। क्या मतलब हादी, नूर को डिस्चार्ज? क्या हुआ इसे? इसने घबराकर जल्दी से पूछा तो हादी ने इसे भी नूर की बेहोशी का बताया, जिस पर मिशाल की आंखें बेसाख्ता भर आई, मगर हादी ने इसे फ़ौरन तसल्ली दी। वो रोते हुए फ़ोन रखकर परेशानी से रूम में चक्कर लगाने लगी। आंसू थम ही नहीं रहे थे इसके। नूर के बारे में सुनकर बहुत बुरी तरह घबराई थी। काश अभी वो इसके पास होती। तभी अल्तमश वॉशरूम से बाहर निकला। जो मिशाल जो लपक कर इसके पास पहुंची थी, इसे बिना शर्ट के देखकर घबरा कर नजरें झुका गई, जबकि अल्तमश इसका गुरेज समझ कर सर झटकता वार्डरोब से शर्ट निकाल कर पहनने लगा। आपने हमें बताया क्यों नहीं? इसकी भराई हुई आवाज़ पर वो पलट कर इसे देखने लगा, जिसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। किस बारे में? वॉशरूम से निकलते हुए मिशाल के हाथ में अपना फ़ोन देकर समझ चुका था फिर घर से किसी की कॉल आई होगी, मगर फिर भी जानते बूझते वो अनजान बना। नूर के बारे में आपको पता है, कल रात इसे फूड पॉइजन हो गया। अभी कुछ देर पहले इसे होश आया और हादी लोग इसे घर लेकर जा रहे हैं और हमें किसी ने बताया भी नहीं। ऐसा करें आप जल्दी से तैयार हो जाए, फिर हमें लेकर चले नूर के पास। विशाल ने सब कुछ बताकर आखिर में आंसू पहुँचते हुए जल्दी से कहा। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ? अल्तमश ने बालों पर ब्रश करते हुए पूछा। इसकी बात पर मिशाल ठिठकी। क्या मतलब? आप हमें लेकर हम भी जाएंगे? मिशाल ने बौखला कर कहा। वो क्या कह रहा था? आखिर नूर इसकी बहन थी। तुम नहीं जाओगी नूर, अब बिल्कुल ठीक है, अम्मी ने बताया मुझे, तो ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, घर पर हो। अपने आस्तीन फोल्ड करते हुए बेनियारी से बोलते रूम से निकलने का। वो भी ठीक है ही नहीं, हमें सिर्फ इतना पता कि कल वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, हमें इससे मिलना, अभी बहन है वो हमारी, आखिर क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? चीखते चीखते मिशाल का गला रंध किया। आंसू मतवाते सुर्ख आर्ज़ों पर भी फिसल रहे थे। ते पढ़ते पढ़ते जो हशन मेरे गले दा होया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बस ये सीन पूरा हो तो मैं एंड करूँ। मेरा बहुत बुरा हाल हुआ हुआ, हालांकि मैं सारी मेडिसिन खा के बैठी हूँ, लेकिन मुसलसल बोलने की वजह से हशर नशर हुआ पड़ा गले का। अपनी आवाज़ नीचे रखो, बहरा नहीं हूँ मैं।
अल्तमश को इसका ऊंचा बोलना तपा रहा था। बहरे नहीं है फिर भी हमारी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, मिशाल ने इसके सामने आकर रोते हुए कहा। नज़रअंदाज नहीं करा स्वीटी, बस अब मेरी नज़र में तुम्हारी बातों की वैल्यू नहीं रही, अल्तमश सर्द लहजे में कहता निकलने लगा। तभी मिशाल ने गुस्से में इसके मजबूत कंधे को अपने दोनों हाथों से थाम कर अल्तमश को झटके से अपनी तरफ मोड़ा। आखिर चाहते क्या आप हमसे? 2 दिन से आपकी बेरुखी बर्दाश्त कर रहे हैं, माफ़ी मांग तो रहे हैं ना, फिर क्यों इतना इग्नोर कर रहे हैं हमें? हमसे रिश्ता बनाकर भी आपके दिल को ठंडक नहीं पड़ी जो आप इस तरह इग्नोर करके हमें तकलीफ़ दे रहे हैं। इसके लहजे में सरकशी देख अल्तमश का दिमाग ही घूम गया। इसने मिशाल को थप्पड़ मारा और इसके संभलने से कबल ही गुस्से में मिशाल को दोनों बाजू से पकड़कर दीवार से लगा गया। एक थप्पड़ से मिशाल के 14 तबक रोशन हो गए, गुस्सा सारा उड़नछू हो गया। वो खौफ से आंखें फैलाए अल्तमश को देख रही थी, जिसकी लहू रंग आंखें इसके चेहरे पर गड़ी थी। तकलीफ़ क्या होती है तुम्हें पता है मिशाल? तुम्हारी एक गलत फहमी ने मुझे माशरे में बदनाम करके रख दिया और बाबा किस हाल को पहुंच गए। इस सब के बाद भी तुम कहते हो कि माफ़ी मांग तो रही हूँ। तुमने जो किया इसकी माफ़ी होती नहीं है मिशाल, इसकी तो सज़ा होती है, वो भी इबरतनाक। अल्तमश ने फनकारते हुए कहा। इसकी बातों से मिशाल शर्मिंदगी से खुद को ज़मीन में गड़ता महसूस कर रही थी। इसकी हिचकियाँ कमरे में गूंजने लगी। आप भले हमें इबरतनाक सज़ा दें, भले हमें माफ़ ना करें, पर अभी प्लीज़ हमें नूर से मिलवाने ले चलें। आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, पर अभी प्लीज़ हमें भी ले चलें। इसने रोते हुए अल्तमश से इल्तिजा की, जिस पर अल्तमश के चेहरे पर इस्तिजाइया मुस्कुराहट फैल गई। जो कहूँगा वो करोगी? इसके लबों पर नजरें जमाए अल्तमश ने मानी खेदी से पूछा। इसका अचानक बदला लहजा मिशाल का खून सुखा गया। वो इसकी गहरी नज़रों का मतलब समझते हुए जल्दी से नफ़ी में सर हिलाने लगी, मगर अल्तमश इसके बौखलाने को इग्नोर करता आहिस्तगी से इसके कटावदार लबों पर झुकने लगा। मिशाल ने इसके इरादे को भांपते हुए अपना मुंह फेर लिया। वो इसे दूर करना चाहती थी, मगर अल्तमश के मजबूत हाथ ने मुकेद अपने नाजुक हाथों को देखकर बेबसी से रो दी। तभी मिशाल को अपनी गर्दन पर इसके होंठों का लमस महसूस हुआ। वो तड़प कर अपने हाथ छुड़ाने लगी, मगर अल्तमश ने और मजबूती से थाम लिया और मिशाल के चराहीदार गर्दन पर जा बजा अपना लमस छोड़ने लगा। इसने अचानक मिशाल का एक हाथ छोड़ा और इसकी थोड़ी थाम कर इसका आंसू से भीगा चेहरा अपनी तरफ किया। मिशाल हर दर्जा खौफज़दा हो गई इसकी खुमारज़दा आंखों से। इसमें कुछ भी करने से पहले वो मिशाल के कटावदार गुलाबी लबों पर झुक गया। मिशाल के पूरे वजूद में जैसे एक बरकी लहर दौड़ की, धड़कनें सुस्त रवि से चलने लगी। जबकि दिमाग बिल्कुल माफ होने लगा था इसका, वो अपने एक हाथ से आज़ाद हादसे से दूर हटाने की कोशिश करने लगी, मगर इसकी मज़ाहमत की परवाह किए बिना वो मिशाल की कमर पर बाजू हवाइल करता इसे और करीब कर गया और दीवाना वारिस पर झुका रहा। एक नशे सा था मिशाल में जो अल्तमश को मदहोश किया जा रहा था। इसकी शिद्दतों पर ज़बत से मिशाल ने इसकी शर्ट का कॉलर दबोच लिया। अपनी बोझल होती आंखों को होंठों पर होती तकलीफ से मिशाल ने झटके से खोला। वो तड़प कर अल्तमश को धक्का देने लगी, जो किसी चट्टान की तरह इस पर हावी था। बढ़ते हुए दर्द से मिशाल ने अपनी आंखें मीच ली। तभी वो झटके से छोड़ता हुआ दूर हुआ। फिर दोनों हाथों को पैंट की जेब में घुसाकर दिलचस्पी से मिशाल को देखने लगा, जो अपनी उथल पुथल होती सांसों को मतवातर करने की कोशिश कर रही थी। इसका सुरख चेहरा मजीद टमाटर हो गया, धड़कनें हद दर्जा बढ़ी हुई थी। कुछ देर बाद थोड़ा संभलने पर इसे लबों पर शदीद जलन महसूस हुई। उंगली से छूकर इसने देखा तो खून निकल रहा था। खून देखकर वो वहशत से अल्तमश को देखने लगी। इसके लबों पर भी मिशाल का खून लगा हुआ था, जिससे वो तंजिया मुस्कुराहट समेत मिटा गया। मिशाल भपक कर रोते वहीं बैठ गई। कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए बेबसी से सर झुका आंसू बहाने लगी। जब नहीं ले जा रहा था तो जिद करती, अब तो मेरी बात मान चुकी, तो फिर नखरे क्यों? कार में बैठा हूँ, चलना तो 2 मिनट में आऊँ। सर्द लहजे में कहता वो बाहर निकल गया। थोड़ी देर में मिशाल भी उठी और बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए ड्रेसिंग टेबल पर गई और डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक उठाकर अपने लबों पर लगी चोट को छुपाने के लिए लगाने लगी। फिर छोटे कदम उठाते हुए बाहर निकल गई। इसकी कार पर बैठने पर अल्तमश ने एक नज़र इसको देखा, जो चेहरा झुकाए बैठी थी। आंखों से मुसलसल निकलते आंसू इसका चेहरा भी गोरे थे। गुस्से में मिशाल का चेहरा हाथ में दबोचते हुए इसने अपनी तरफ किया। क्या जताना चाहते हो तुम वहाँ जाकर सबको कि बहुत जुल्म किया मैंने तुम पर? अगर अब एक आंसू भी तुम्हारी आंखों से निकला तो यकीन करो यहीं पर छोड़कर चला जाऊँगा। फिर जारी रखना अपना रोने का शोर। इसकी उंगलियों की पकड़ से मिशाल को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। इसने तकलीफ की शिद्दत से जल्दी से इस्पात में सर हिलाया तो अल्तमश से छोड़ता हुआ गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का जरूर सार कीजिएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं, फिर वीडियो एंड करेंगे। चलो, अल्लाह पाक आपको से दे आमीन सुमा आमीन। बहुत दुआ में याद रखें। Lots ups and down in today's episode. I feel sad for Noor. Hope she should be more careful because Vajdan and Hira are tug. हीरा कौन? तहादील वजदान की शादी नूर से और मिशाल से नहीं। अच्छा जी, देख लेते हैं किससे होती है। तहादील, नाइस एपिसोड, थैंक यू। सुबहान, नाइस। आप इस तरह के नावल अपलोड किया करें। तख्त वक्त वाला क्या बात करिए, इंशाल्लाह जी रीड से लिखवाएंगे। और भी निदा शाह, वेरी नाइस। कितने पार्ट्स हो रहे हैं? 3 से 4 पार्ट्स हो रहे हैं इसके। अलीसा जी, नाइस स्टोरी, थैंक्स फॉर शेयरिंग, वेलकम। मलसबा, वालेकुम अस्सलाम। एपी बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये नेहा मुझे इस लड़की पे बहुत गुस्सा, कितनी बुरी है वो। मिशाल और अल्तमश के सीन इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन अल्तमश इस नेहा से शादी करा। मुझे तो लगता था कि अल्तमश के दिल में मिशाल की फीलिंग होगी, लेकिन वो तो नेहा के साथ कुछ था, पर कुछ महसूस करता था जब वजदान और मिशाल को देखता। और ये वजदान कितना घटिया इंसान है। मुझे हैरत हुई जब अल्तमश ने बाकी रिश्तों की तरह बिना भगाने की बजाय इससे कबूल कर लिया। और मिशाल ने भी फिर इनकार करना था कि हादी क्या हो जाता अगर नूर की बात सुन लेता। अल्तमश ने मिशाल की इंसल्ट सबके सामने की, स्नेहा की बातों की वजह से।
लेकिन फिर से माफ़ी भी मांग ली। मिशाल ने भी अच्छा तंग किया इसे, और जब पार्टी में मिशाल के साथ ये नेहा ने जो सोचा हुआ था वो इल्तुतमिश को मिशाल से बदगुमान कर देगी, वो हुआ नहीं। ये वजदान इसने नूर के साथ बहुत बुरा किया, बेचारी नूर इसके साथ बहुत बुरा हुआ। इसके बाद बेचारी नूर की कंडीशन ही वजदान का सच सबके सामने आना चाहिए, बल्कि वो तो उल्टा मिशाल को इल्तुतमिश के खिलाफ कर रहा था। बाकी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा मज़ा। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया दुआ में याद रखने का। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वजदान का सच आने से ये सामने। आगे देखते हैं क्या होता है, इनकी स्टोरी क्या मोड़ लेती है। जी तो गाइज़, यहाँ पे कमेंट सेक्शन इख्तिताम को पहुँचे। कैसे लगा आपको आज के एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको भी और नावल ऑर्चिड 0.2 को भी। जिनको नहीं मिला वो उनकी कम्युनिटी पोस्ट पे मैं कम्युनिटी पोस्ट में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर सब्सक्राइब करें शाबाश जल्दी से, और उधर भी नावल्स इंजॉय करें। और तो कंप्लीट नावल्स आ रहे हैं, यहाँ पे तो एपिसोड वाइज आ रहे हैं, वहाँ पे कंप्लीट आ रहे हैं, तो वहाँ पे कंप्लीट नावल इंजॉय करें। दुआओं में बहुत सारा याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे भी इजाज़त दें, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़ जी।